Very good morning, friends. And I, CA Prashant Savada, welcome you all to again the next questionnaire session. The questionnaire session will be on chapter number 9 first. Okay. तो 9th chapter हम लोग start कर रहे हैं dividend decision. All of you read question number 1 from questionnaire book. Question number 1 says, आप सबने रिवीजन किया क्या पहले? चलो बढ़िया है, देखते कितना रिवीजन हुआ है आपका. AB Limited Engineering Company belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%. What is this 10% called? Just a minute, I'll export it to yes. बोलिए ये 10% क्या कहलाएगा दोस्तों? के ही रहेगा ये. फिर उसके बाद में दे आर सेइंग दैट इट हैज करेंटली आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000 शेयर्स. एक शेयर की वैल्यू कितनी? 100 रुपीज. 10,000 शेयर्स, 100 ईच. The firm is contemplating the declaration of dividend of ₹5 per share. सोच रहा है कि 5 per share दिया जाए at the end of the current year, current financial year के end में. मतलब वो कौन सा डिविडेंड है? D1 दे रखा है आपको. It expects that it has net income of ₹1 lakh and it has proposed for making new investment of proposal of making new investment of ₹2 lakhs. ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड व्हेन डिविडेंड्स आर पेड. तो आपको पहले नॉट पेड कंसिडर करके निकालना है और फिर पेड करके निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? P1 निकालेंगे, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड नॉट पेड. सो अगर P1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? P0 अभी का दे रखा है 100 रुपीज. के दे रखा है 10%, बराबर. और D1 अपन कितना लेंगे? 5 रुपीज नहीं लेंगे, 0 लेंगे. क्यों 0 लेंगे? डिविडेंड आर नॉट पेड बोल रहे वो लोग. तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला क्या है P0 का? P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के. ये क्या फॉर्मूला है? MM अप्रोच का फॉर्मूला था, याद होगा तो आपको. ये P1 और D1 ये दोनों ईयर के एंड के वैल्यूज है. हमको इसे 1 साल से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है. याद है क्या जो डिस्कशन किया था क्लास में? तो फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू रेडी है 100 रुपीज़ और हमारे पास डिविडेंड रेडी है 0 रुपीज़ और हम उसे 10% से डिस्काउंट करेंगे. तो हम लोग ऐसा करने से बेटर क्या करेंगे? सीधा P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1. मैथमेटिकली इसको मॉडिफाई करूंगा तो यही फॉर्मूला बनेगा ना? यस और नो? तो फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो. आपका 100 का आंसर है 1 प्लस 0.10 माइनस 0 विच इज़ नथिंग बट 110. ये आ गया आपका 110 का वैल्यू. ऑल ऑफ यू यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद हमको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कितने अमाउंट का है? 2 lakhs. डिविडेंड पेड कितना रहेगा? नथिंग. रिटेन अर्निंग है कुछ? यस. कितना अर्निंग है आपके पास? अर्निंग 1 लाख है ना? तो 1 लाख में से डिविडेंड कितना देना है? कुछ नहीं. तो इसका मतलब पूरा का पूरा अर्निंग अवेलेबल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट रहेगा. तो अर्निंग माइनस डिविडेंड पेड 0 विल गिव यू नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट. कितना? 1 लाख. मगर नया इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट का है? 2 lakhs का है. तो एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड कितने होंगे?
1 लाख। कब इशू करने हैं आपको, ये कब चाहिए ये पैसा आपको? ईयर के एंड में। ईयर के एंड में आप शेयर्स बेचोगे तब 100 में बेचोगे या 110 में बेचोगे? 110 में जितने की शेयर की वैल्यू है उतने में बेचेंगे हम लोग। तो फिर हमें कितना फंड रेज करना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू 110। तो 1 लाख को डिवाइडेड बाय इधर 110 करो, इधर 110 करो। ये फर्स्ट एडिशन है आपके क्वेश्चनर बुक का, तो हो सकता है कि ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक मिले हमको। काफ़ी लोगों को सेकेंड एडिशन मिलेगा तो उसमें वो मिस्टेक रहेंगे भी नहीं। तो ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कितना आता है ये दोस्तों? 909 पॉइंट समथिंग आता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे फॉर्मूले में मैंने यूज़ नहीं किया है उसको। 909 समथिंग यूज़ किया ही नहीं है मैंने, डायरेक्टली इस नंबर को यूज़ किया है नीचे के फॉर्मूले में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर सेइंग दैट कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 909 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू यहाँ तक कंफर्टेबल हो? अब वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या? NP0 नंबर ऑफ शेयर्स अभी और अभी का प्राइस। NP0 इज इक्वल टू N मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस डेल्टा N मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू P1 मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेस्टमेंट टू बी मेड प्लस अर्निंग्स। करेक्ट? तो फिर अभी के शेयर्स कितने? 10,000। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकाले अपन ने? 909, जो कि ऐसे कैसे लिखा है मैंने। और इधर देखो 110 बराबर आ गया है, मतलब ऊपर टाइपोग्राफिकल एरर है वो। करेक्ट? उसके बाद इनटू 110 करे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, P1 से मल्टीप्लाई किया, इनटू P1 यहां पर आ गया, माइनस इन्वेस्टमेंट कितने का करना है? 2 लाख। अर्निंग कितने का अवेलेबल है? 1 लाख। तो फिर माइनस 2 लाख किया प्लस 1 लाख किया एंड दैट थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है? 10 लाख आता है क्या? चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। प्लीज चेक द कैलकुलेशंस। आ रहा है? यस। तो गाइज दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। अब मैं नीचे का आंसर नहीं दिखाते हुए इसी आंसर में चेंज करना चाहता हूं आपके साथ। इफ डिविडेंड्स आर पेड, इफ डिविडेंड्स आर पेड मतलब मैं ये सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, शैल आई रब दिस? तो इसका मतलब अब हम नया डेटा यूज करेंगे, इसी के बाजू में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोलिए मुझे, यहां पर डिविडेंड पेड कितना आएगा? 5 रुपीज़ आएगा। तो फिर यहाँ पे 110 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 105 की वैल्यू बन जाएगी दोस्तों। फॉर्मूला एंड लॉजिक विल रिमेन सेम। करेक्ट? तो फिर फॉर्मूला क्या है आपका? करंट प्राइस 100 रुपये इंटू 1 प्लस के, मतलब 1 साल से कंपाउंड किया अपन ने, माइनस D1 किया। D1 है इस बार 5 रुपये जो क्वेश्चन में दे रखा था ऊपर, तो वो 5 रुपीज़ माइनस किया तो मेरा प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर जो अदरवाइज 110 आता था वो 105 आ रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर? अर्निंग्स कितने मेरे पास? 1 लाख। डिविडेंड कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 5 रुपीज़ पर शेयर, 50,000 का डिविडेंड पे करना है हमको। डू यू एग्री? एंड हमारे पास फंड्स अवेलेबल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट 50,000 रहेंगे। नया इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, इसका मतलब एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड विल बी 1,50,000। 1,50,000। तो फिर फंड्स रिक्वायर्ड कितने रहेंगे? 1,50,000 एंड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 105। तो फिर हमारा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड डेल्टा N 1429 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, 1428 पॉइंट समथिंग है, 57 वगैरह, बट 1429 अपन सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं क्योंकि मैं कैलकुलेशन में यही लेने वाला हूँ वैसे भी, जैसे अपन ने ऊपर लिया था वैसे। ठीक है, तो फिर अब अपन नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। NP0 इज इक्वल टू अभी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000 प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 105 इनटू प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी 105 माइनस 2 lakhs प्लस 1 lakhs। करेक्ट? होल डिवाइडेड बाय 1.1, होल डिवाइडेड बाय 1.1। सो देयरफॉर NP0 मतलब अभी की वैल्यू आपकी
10 lakhs ही आनी चाहिए दोस्तों, अभी की वैल्यू आपकी 10 lakhs ही आनी चाहिए। एक बार चेक करो आती है क्या। क्यों 10 lakhs ही आनी चाहिए सर? बिकॉज MM अप्रोच का लॉजिक ही है, इफ डिविडेंड पेड और नॉट पेड फर्म्स वैल्यू विल रिमेन सेम। देवेन डाउट है आपको? पूछ। 2 lakhs plus what is that E? E is earnings. E is earnings. अर्निंग अवेलेबल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो टोटल अर्निंग है। फर्म के वैल्यू का फॉर्मूले में वो अर्निंग इज टोटल अर्निंग, अर्निंग अवेलेबल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। तो आपका आंसर करेक्ट आता है क्या? 10 lakhs ही आता है? चेक कर लो एक बार। इज इट करेक्ट? कैलकुलेशन करो, मेरे कैलकुलेशन पे बिलीव मत करो। मैं MM पे बिलीव कर रहा हूँ, आप मुझ पे बिलीव कर रहे हो, कुछ और ही आंसर आएगा। नहीं तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, वो मैंने कंसेप्चुअली लिख दिया है उधर डायरेक्ट। परफेक्ट, ग्रेट। सो गाइज यू कैन चेक आवर लॉजिक। 105 निकाला था अपन ने। फंड्स अवेलेबल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट 50,000 बोला था अपन ने। न्यू फंड्स रिक्वायर्ड 1,50,000 बोला था अपन ने। 1,50,000 डिवाइड बाय 105 करके कितना निकाला था? 1428.57, करेक्ट। फिर ये फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने और अपना आंसर 10 lakhs आया। इज MM अप्रोच वेरी क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 इज अनदर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इट सेज दैट XYZ लिमिटेड अर्न्स रुपीज, यस सर 10 lakhs ही आया, परफेक्ट। चलो, XYZ लिमिटेड अर्न्स रुपीज 10 पर शेयर, मतलब वो EPS हो गया आपका। द कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कैपिटलाइजेशन रेट को आप क्या बोलते हो? K। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप लोग क्या बोलते हो? R। याद है ना? R मतलब IRR, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय कंपनी। कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करती है उस पर कंपनी कितना कमाती है उसको हम लोग R बोलते हैं। याद आ रहा है क्या कुछ? एंड देन डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर्स एट दैट पे आउट, मतलब जो पे आउट आप रिकमेंड कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि ये K और R को देखकर आप क्या देखते हो कि K जो है वो R से कम है, R जो है वो K से ज्यादा है। सो इफ फ्रेंड्स R is 12% which is greater than K, what the firm is called as a growth firm। याद आया क्या कुछ? वॉल्टर्स मॉडल के मुताबिक द फर्म इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ फर्म, और ऐसे वक्त हम लोग बोलेंगे डिविडेंड पे आउट शुड बी 0%। 0% पे आउट विल बिकम द ऑप्टिमम पे आउट, करेक्ट। इनवर्स होता तो उसको डिक्लाइनिंग फर्म बोलते थे, और उस वक्त अपन बोलते थे द पे आउट शुड बी 100%। और अगर दोनों इक्वल रहते थे तो अपन बोलते थे स्टेबल फर्म, कुछ भी डिविडेंड दो कोई फर्क नहीं गिरता है, 0 से लेकर 100 के बीच। याद आया? वॉल्टर्स अप्रोच। मैं जानबूझ के क्वेश्चनर के साथ आपका रिवीजन भी करा रहा हूं। यस, तो फिर वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्टर्स अप्रोच? D प्लस R अपॉन K इंटू E माइनस D होल डिवाइडेड बाय K। याद आया? तो फिर डिविडेंड आप कितना सजेस्ट कर रहे हो? 0% पे आउट मतलब 0 डिविडेंड। R कितना है? 12%। K कितना है? 10%। अर्निंग कितना है आपका? 10 रुपीज पर शेयर। डिविडेंड कितना रिकमेंड किया आपने? 0, दैट डिवाइडेड बाय 10%। तो आपका आंसर चेक कर लो, 120 आता है। 120 आता है आप सबका आंसर? परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। सो ऑप्टिमम पे आउट इज 120, ऑप्टिमम पे आउट इज 0%, जिस पर आपका प्राइस कितना आ रहा है? 120 रुपीज। यहां पर एक्चुअली आंसर आपका एंड हो जाता है। जस्ट टू प्रूव यू कि आंसर करेक्ट है, हम पे आउट अलग अलग लेके देख लेंगे। 25% ले लो, 50% ले लो, 75% ले लो। उन पे आउट्स पर इसके मुकाबले आंसर कम आना चाहिए, कम आना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ना कि ऑप्टिमम है, करेक्ट। और जैसे जैसे आपका डिविडेंड पे आउट बढ़ेगा आपका प्राइस पर शेयर कम 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 होगा, क्योंकि ये फर्म ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म में जितना डिविडेंड कम दोगे उतना प्राइस ज्यादा रहेगा। याद आ रहा है ना सब कुछ? तो फिर गाइज यहां पर देखो, अगर मैं पे आउट 25% लेता हूं तो मेरा प्राइस का कैलकुलेशन 115 आता है। डोंट वरी, माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। पे आउट कितना लिया? 25%, मतलब 10 रुपए का 25% कितना होता है? 2.5। ये देखो 2.5 2.5, तो आंसर कितना है यहाँ? 115। पे आउट बढ़ा देंगे तो कितना करें? 50%। 50%, 10 रुपए का 50% कितना होता है? 5 रुपीज।
तो 5 रुपीज इधर डाल दिया तो आंसर और कम हो गया। पे आउट आप बढ़ा रहे हो तो प्राइस कम हो रहा है, क्योंकि ये फर्म एक ग्रोथ फर्म है। और लास्ट में पे आउट अगर मैंने 75% लिया तो आंसर 7.5 करके 105 आता है। और अगर पूरा ही पे आउट कर दूं मैं, जो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर आंसर सबसे कम आता है 100 रुपीज़, क्योंकि पे आउट पूरा है मतलब 100% है, मतलब पूरा अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड है। तो फिर 10 - 10 हो जाएगा इधर, तो फिर आंसर 100 आ रहा है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सब जगह, जैसे जैसे आपका पे आउट बढ़ रहा है आपका प्राइस घट रहा है, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन के। क्लियर गाइस? वॉल्टर्स अप्रोच एकदम क्लियर हो गया वापस? यस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ग्राम एंड डोड अप्रोच पर है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। दोनों नाम याद रखो, एग्जाम में ट्रेडिशनल अप्रोच आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ग्राम एंड डोड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। डिविडेंड शुड बी 0। यस सर, वेरी गुड लवली, फैंटास्टिक। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ते। अर्निंग पर शेयर, प्लीज डोंट लुक एट द आंसर्स, ओके, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। द अर्निंग पर शेयर इज ₹30, ईपीएस है वो आपका। डिविडेंड पे आउट इज 60%, तो 60% ऑफ 30 रुपीज निकालो, कितना होता है? 30 का 60%, 18 रुपीज का डिविडेंड है क्या? 18 रुपीज का डिविडेंड। देन द मल्टीप्लायर वैल्यू इज 2 टाइम्स। मल्टीप्लायर क्या होता है सर? वो जो ग्राम एंड डोड अप्रोच होता है इसमें ये पार्ट मल्टीप्लायर होता है। ओके, प्राइस आपका फॉर्मूला क्या है? थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू D प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी क्लास में देखा था। ये फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में आपके पास प्राइस रेडी है क्या? नहीं। आपके पास मल्टीप्लायर रेडी है क्या? यस, 2 टाइम्स। आपके पास डिविडेंड रेडी है क्या? यस। कितना है? 18 रुपीज। और आपके पास अर्निंग्स रेडी है क्या? यस, 30 रुपीज। तो एक ही मिसिंग फिगर है, वो है प्राइस। आपका प्राइस कैलकुलेशन करके देख लो, आपका आंसर 56 रुपीज आता है। इजी? क्या बुरा है दोस्तों ये अगर 2 मार्क के लिए आ जाए, 4 मार्क के लिए आ जाए? फाउंडेशन में तो ऐसे कैलकुलेशन 1 मार्क के लिए होते थे। यहां पर सिर्फ फर्क इतना है कि आपको प्रेजेंट करके आंसर लिखना है। करेक्ट? नाउ फ्रेंड्स, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन ग्राम एंड डोड अप्रोच। फॉर्मूला एक बार फिर से विदाउट देखे बोलेंगे। मल्टीप्लायर इनटू डिविडेंड प्लस अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू थ्योरेटिकल प्राइस। कैसे याद रखने का इसको? अर्निंग को 3 टाइम्स कम इंपॉर्टेंस दिया है, डिविडेंड को 3 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए डिविडेंड प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 3। और वो मल्टीप्लायर क्या होता है? पास्ट में इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो मल्टीप्लायर होता है। करेक्ट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, अगेन ग्राम एंड डोड अप्रोच, बट दिस टाइम डेटा विल चेंज। प्लीज फोकस, डेटा विल चेंज। मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब आपको क्या दे रखा है? P दे रखा है। डिविडेंड पर शेयर आपको D दे रखा है, और आपको मल्टीप्लायर वैल्यू मतलब M दे रखा है। और आपको वो क्या पूछ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ग्राम एंड डोड अप्रोच ऑफ डिविडेंड पॉलिसी कंप्यूट द EPS पूछ रहे वो लोग। आपको निकाल पाओगे क्या? 58.33 का प्राइस इज इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ 7 इंटू डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 3। दैट्स इट। इसको आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। प्लीज कैलकुलेट, सॉल्व दिस पार्ट ऑन कैलकुलेटर। चेक कर लो ईपीएस 10 रुपए आता है क्या। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक किसका याद रखना है? मैथमेटिकल। बेस फॉर्मूला वही है, मिसिंग फिगर चेंज है। वेटिंग फॉर यू सो दैट यू सॉल्व इट। आई एम नॉट इन अ हरी, बिकॉज ये सब करके कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आपको लगेगा हाँ हाँ इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर एग्जाम में आप सॉल्व ही नहीं कर पाओ। इसलिए देख लो एक बार। कंफर्टेबल? सबके कैलसी पर आंसर आया तो तुम पास हो। आया ईपीएस 10 रुपीज? सार्थक आया क्या भाई? यस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते। ये वॉल्टर्स अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन है। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज 5 लाख रुपीज, डिविडेंड पे आउट इज 60%, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 1 लाख। तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आएगा दोस्तों? ईपीएस 5 लाख बाय 1 लाख करके 5 रुपीज
5 rupees, and dividend per share will be 5 rupees into 60%, which comes to 3 rupees. कैपिटलाइजेशन रेट को क्या बोलते हैं अपन? के, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आर. तो वापस से यहां पे क्या दिख रहा है आपको? आर इज ग्रेटर देन के, तो ये फर्म बन गया वापस से ग्रोथ फर्म. व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर्स अप्रोच? तो आपको क्या निकालना है? प्राइस, थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है. कुछ मत करो, जो एग्जिस्टिंग डेटा दिया है उसको बस यूज करके आपका पी का वैल्यू निकालो. तो आप फॉर्मूला यूज करोगे. बोलो फॉर्मूला क्या है? डी प्लस आर अपॉन के इंटू ब्रैकेट अर्निंग्स माइनस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय के. करेक्ट? तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया. इसमें 3 रुपीज का डिविडेंड था, आर 15% था, के 12% था, अर्निंग्स 5 था, ईपी और आपका डिविडेंड 3 रुपीज था, होल डिवाइडेड बाय के किया 12. तो आपका आंसर 45.83 आता है क्या? यस. ईपीएस इज 10 रुपीज. कहाँ का ईपीएस? यस, वो पिछला क्वेश्चन था शायद. ओके. टेल मी गाइस, योर आंसर इज 45.83. आया क्या आंसर? अब उन्होंने सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट फॉर डिविडेंड. क्या लगता है आपको? 0 फिर से, क्योंकि फर्म क्या है? ग्रोथ फर्म है, तो पे आउट शुड बी 0. तो एक काम करो, यही सेम कैलकुलेशन 0 के लिए करो. 0 प्लस 0.15 अपॉन 0.12 इंटू 5 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 0.12. 52.08. All of you got the same answer? 52.08 is the price at optimum payout, which is obviously more than current dividend policy price. Correct? 52.08 is your correct answer. और आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लेस देन मोर देन R is more than KE. Therefore, the firm is a growth firm. Therefore, advisable policy, optimum policy will be 0% dividend payout. Correct? और फिर आंसर निकालना है. डायरेक्ट एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं R greater than K. Therefore, dividend 0 एंड डायरेक्ट आंसर. इससे एक आध मार्क तो कट हो ही जाता है, क्योंकि आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वो ग्रोथ फर्म है. समझे? जितना आप पेपर से चेकर को त्रास दोगे ना, उतने आपके मार्क्स कम होंगे. जितना उसको कंफर्टेबल बनाओगे ना, उतना आपके मार्क्स बढ़ेंगे. अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग से कुछ नहीं होता. रीडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, अगेन यूजिंग वॉल्टर्स अप्रोच बोल रहे हैं लोग. पढ़ो डेटा क्या दिया है. अर्निंग पर शेयर इज 60 रुपीज, कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%, दैट इज योर के. उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%, दैट इज योर आर. पे आउट रेशियो फिलहाल क्या फॉलो हो रहा है? 30% का. तो फिर यूजिंग वॉल्टर्स अप्रोच आपको प्राइस निकालना है. बोलिए फॉर्मूला क्या है? डी कितना लू? कितना लू? कैसे निकाला? 18. 30% ऑफ 60. करेक्ट? 18 रुपीज का डिविडेंड आया. प्लस आर कितना लिया? 0.25. के कितना है? 0.15 इंटू अर्निंग्स कितने हैं? 60. डिविडेंड कितना है? 18 होल डिवाइडेड बाय 0.15. करेक्ट? सबको समझा क्या? तो फिर आपका आंसर कितना? 586.67. 586.67 is your answer. अब एज पर डिविडेंड दे आर सेइंग व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट. कितना होना चाहिए? 0. डायरेक्टली उतना लिखा तो भी चलेगा, बट एक काम करते हैं, उस पर प्राइस भी निकाल के देखते हैं कि इस प्राइस से वो प्राइस ज़्यादा आता है क्या. चलो कैलकुलेट करते हैं. अपन क्या बोलेंगे? फिर से लॉजिक वही रहेगा, आर ग्रेटर देन के ई. द फर्म इज अ ग्रोथ फर्म, देयरफॉर द डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू 0. तो फिर 0 प्लस 0.25 अपॉन 0.15 इंटू ब्रैकेट 60 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 0.15. इसको सॉल्व करो. 666.67 इज ग्रेटर देन
586.67, मतलब ऑप्टिमम पे आउट पे आपका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो करेक्ट है, मतलब आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो कंपनी के लिए सही है, बराबर कि नहीं? Anyone, any doubt? Perfectly understood? Yes, let's move to question number 7. Question number 7 क्या बोलता है? The payout of H Limited is 40% if the company follows traditional approach, मतलब Graham and Dodd approach to dividend policy with a multiplier of 9 times. With a multiplier of 9 times मतलब M की वैल्यू 9 टाइम्स है. कंप्यूट द पी रेशियो पूछ रहे वो लोग. प्लीज डोंट लुक एट द आंसर, प्लीज डोंट लुक एट द आंसर, अदरवाइज क्वेश्चनर का पर्पज ही खत्म हो जाएगा. सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखकर आप डिसाइड करना है आपको. इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इन्होंने इस क्वेश्चन में आपको प्राइस नहीं पूछा है. इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको दिया क्या है, पे आउट रेशियो, और उन्होंने सीधा सीधा मल्टीप्लायर वैल्यू दिया है और आपको बोला है कि पी रेशियो निकालो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पी रेशियो? MPS upon EPS. Correct? Do you know the payout ratio? How much is the payout ratio? 40%. इसका मतलब रिटेंशन रेशियो कितना है? 60%. पेआउट रेशियो अगर 40%, इसका मतलब कहना है से EPS इंटू 0.4, मतलब 0.4 ऑफ E इज डिविडेंड. पेआउट रेशियो इज 40%, मतलब क्या हुआ दोस्तों, 0.4 E इज माई डिविडेंड. तो फिर दैट इज द बेस लॉजिक गाइज. पेआउट रेशियो इज दिस 40%, इसका मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग्स इंटू 0.4 विच इज नथिंग बट 0.4 E. अब आपका ग्राम एंड डोड का फॉर्मूला बोलो. P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू डिविडेंड प्लस अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 3. डू यू नो प्राइस? डू यू नो द प्राइस? नो. डू यू नो द मल्टीप्लायर? Yes. How much is the multiplier? 9. Do you know the dividend? 0.4 E. And can I say this is E divided by 3? Yes or no? Correct? तो गाइस मैक्सिमम चीजें तो मिली गई. अभी क्या करना है हमको, इसको इज इक्वल टू प्राइस बोल रहे हैं अपन लोग. दिस इज नथिंग बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस. इसको सॉल्व करके हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? P की वैल्यू मिलेगी. दैट P की वैल्यू पहले निकालो कितनी आती है. P इज इक्वल टू 6.599, मतलब 6 पकड़ लू क्या, 6.6 E. करेक्ट? कैन आई से दिस इज नथिंग बट प्राइस इज इक्वल टू 6.6 ऑफ EPS. जितना भी EPS है उसका 6.6 टाइम्स का प्राइस है. और गाइज वो आपको पूछ क्या रहे थे, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, प्राइस अपॉन अर्निंग ही पूछ रहे थे ना वो लोग आपको. तो प्राइस इज 6.6 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स, तो जो आपने निकाला 6.6 टाइम्स वही आपका पी रेशियो हो गया ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? B इज इक्वल टू 6.6 E. चलो एक काम करो, ये भी नहीं समझ सकते, एक काम करेंगे, P बाई E इज इक्वल टू 6.6. एक ही बात है ना दोस्तों, पी रेशियो ही निकाल लिया ना अपन ने. समझे कि नहीं? आया क्या समझ में? सो ग्राम एंड डोड अप्रोच ही था, डेटा चेंज कुछ पूछा और है. कंसेप्ट हर जगह सेम. एंड आई ऑलवेज टेल यू दैट रिमेंबर लॉजिक की कॉमन सेंस सबके ऊपर है. तो गाइज यू कैलकुलेटेड P इज इक्वल टू 6.6 E विच इंडिकेट्स प्राइस इज 6.6 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स विच इज नथिंग बट पी रेशियो का लॉजिक कि अर्निंग्स के मुकाबले प्राइस कितने टाइम्स है. एनी फॉर्मूला मैंने क्या बोला है हर बार बैच में, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर. तो फिर यहाँ का डिनोमिनेटर क्या, अर्निंग था, यहाँ का न्यूमरेटर क्या था, प्राइस था. तो अर्निंग्स के मुकाबले प्राइस कितने टाइम्स ज्यादा है, 6.6 टाइम्स ज्यादा है. तो वही आपका पी रेशियो बन गया ना. चेक कर लो एक बार. 0.4 E, ये 0.4 E अपॉन 3 9 इज इक्वल टू P0. इसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर देयरफॉर P E रेशियो इज 6.6 टाइम्स. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट? परफेक्ट. yes, very good. Now come to question number 8. Eighth question, again based on Walter's approach. Total earnings
नंबर ऑफ शेयर्स, क्या निकालो, ईपीएस, बोलो कितना है ईपीएस, 10 रुपीज ना, 2 lakhs बाय 20,000, 10 रुपीज, डिविडेंड पेड, डीपीएस निकालो, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 7.5 का डीपीएस आ गया. पी रेशियो इज गिवन टू यू हाउ मच, 12.5 is P ratio. They are saying analyze whether the company is following optimal dividend policy. Optimal dividend policy के लिए मुझे क्या जरूरत होती है, KE एंड KR की जरूरत होती है, बराबर है कि नहीं. अब मेरा KE कैसे निकालूं मैं, मेरा KE कैसे निकालूं मैं, तो पहले आपने सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी है मुझे. नॉर्मली ये दिया रहता है क्या मुझे, नहीं. ये क्यों दिया है मुझे, नहीं, प्राइस निकालने के लिए नहीं दिया है मुझे, ये केई निकालने के लिए दिया है दोस्तों. इनवर्स ऑफ केई इज पी रेशियो, सो इनवर्स ऑफ पी रेशियो विल बी केई ना. याद आया क्या मैंने बोला था आपको, ये इनवर्स ऑफ पी रेशियो इज केई, देयरफॉर केई इज इक्वल टू 1/12.5 विच कम्स टू 8%, विच कम्स टू 8% गाइज. सही है कि नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये आ गया आपका KE 8%. अब मैं R कैसे निकालूं फ्रेंड्स, R कैसे निकालूंगा मैं, मेरे पास टोटल अर्निंग्स अवेलेबल है क्या, यस. कितने टोटल अर्निंग्स, 2 lakhs, और मेरे पास टोटल फंड्स एम्प्लॉयड भी अवेलेबल है, जितने इक्विटी वालों के, कितने फंड्स अवेलेबल है एम्प्लॉयड है इक्विटी वालों के, 20,000 शेयर इंटू पर शेयर 100 सॉरी, पर शेयर 100, तो फिर 20,000 इंटू 100 इज 2 लाख, क्या नहीं 20 lakhs, 20 lakhs, और 20 lakhs के सामने अर्निंग्स कितना है 2 lakhs, तो इसको इंटू 100 करेंगे तो हमारा R आ जाएगा 10%. इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें अलग सीखी, एक इनवर्स ऑफ पी रेशियो निकाल कर KE निकाला, और दूसरा टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स ऑफ इक्विटी इंटू 100 कर R निकाला. तो KE R दोनों रेडी है, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो R ग्रेटर देन KE हो रहा है, मतलब फर्म बन गया ग्रोथ फर्म. डिविडेंड पे आउट आप जो सजेस्ट करोगे वो 0% रहना चाहिए, उस 0% पर आपका प्राइस ज़्यादा आना चाहिए. अभी का डिविडेंड कितना है 7.5 रुपीज़ है, इस पर आपका प्राइस कम आना चाहिए. निकाल के देख लो एक बार, निकाल के देख लो एक बार. आपका अभी का डिविडेंड 7.5 प्लस R 10% डिवाइडेड बाय KE 8%, 10 रुपीज़ का EPS, 7.5 का DPS डिवाइडेड बाय KE करके आपका आंसर 132.81 अभी के डिविडेंड पॉलिसी पर आ रहा है. अब यही सेम फॉर्मूला यूज करोगे आप जीरो डिविडेंड पॉलिसी पर, तो जीरो डिविडेंड के वक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.5 के जगह जीरो लिया जाएगा, 10% बाय 8% इंटू 10 रुपीज माइनस जीरो होल डिवाइडेड बाय 8%, दिस कम्स टू 156.25 गाइस. आर यू गेटिंग दिस. तो इसका मतलब ये देखिए, इस प्राइस के मुकाबले ये प्राइस कभी भी ज्यादा है, तो ये ऑप्टिमम ही हो गया, करेक्ट. तो ये लोग आपको पूछ रहे थे कंप्यूट एंड एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम पॉलिसी, आप क्या बोलोगे, नो द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग, बिकॉज ये लॉजिक, बिकॉज ये लॉजिक लिखोगे आप. फिर आप क्या करोगे, सेकेंड टाइप उन्होंने पूछा उसको प्रूव करना पड़ेगा ना आपको, तो दोनों जगह प्राइस निकाल के देख लो. एक जगह प्राइस कम आएगा करंट पॉलिसी पर, जो आप प्रपोज कर रहे हो ऑप्टिमम उस पर प्राइस ज्यादा आएगा. ये लोग बोल रहे कंप्यूट पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर. क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझो, आंसर प्लीज मत देखो. जस्ट बिकॉज यू हैव क्वेश्चनर बुक इन फ्रंट ऑफ यू दैट डज नॉट मीन यू विल फर्स्ट लुक एट द आंसर एंड देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. उससे क्या होगा, आपको आंसर फटाफट आ जाएंगे, मगर पर्पज ही खत्म हो जाएगा मेरा क्वेश्चन डिस्कशन का. मैं क्वेश्चन डिस्कशन आपके साथ इसलिए करता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसका अप्रोच समझना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे. तो ये पूछ रहे आपको कि कंप्यूट पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ शेयर. पहले कंसेप्ट लगाओ 2 मिनट के लिए वॉल्टर का, कि ऐसा कौन सा पॉलिसी होता है, सॉरी ऐसा कौन सा पी रेशियो होता है, या ऐसा कौन सा लॉजिक होता है जहां पे डिविडेंड कितना भी दो शेयर प्राइस वही रहता है, स्टेबल वाला लॉजिक. स्टेबल वाले लॉजिक का लॉजिक क्या है, R इज इक्वल टू K.
करेक्ट। अब गाइज वो पूछ रहे ऐसा कौन सा पी रेशियो रहेगा, मतलब वो आपको क्या चेंज करने बोल रहे हैं इन दोनों में से? वेरी गुड, के। आर ऑलरेडी कितना है आपका, मतलब के को कितना बनाना है, तो उसके लिए पी रेशियो कितना होना जरूरी है? इनवर्स ऑफ पी रेशियो ना, तो पी रेशियो कितना होना जरूरी है? 10% नहीं, 10% नहीं, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स होना जरूरी है सर। क्यों 10 टाइम्स लिया सर आपने? बिकॉज 1/10 करेंगे तो 0.1 आएगा ना। समझिए क्या मैंने कैसे अप्रोच किया उसे, मैंने जानबूझ के आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि मैं कैसे कैसे सोच रहा हूं। फिर से सुनो, पी रेशियो निकालना था आपको, ऐसे पी रेशियो को निकालो जिसमें आपका डिविडेंड पॉलिसी आपके शेयर प्राइस पे इंपैक्ट नहीं करेगा। तो वॉल्टर्स अप्रोच बोलता है आर इज इक्वल टू के रहेगा, तो डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी रखो शेयर प्राइस पे इंपैक्ट नहीं होता है। तो आर तो अपना 10% है, पी रेशियो को चेंज करेंगे तो के ही चेंज होता है। तो इसका मतलब ये आपको इनडायरेक्टली के ही पूछ रहे हैं। तो आपका के कितना होना चाहिए? आर जितना है उतना होना चाहिए। आर कितना है? 10, तो के भी 10 होना चाहिए। तो के 10 लाने के पी रेशियो भी 10 होना चाहिए ना, क्योंकि 1/10 करेंगे तो 0.1 मतलब 10% के ही आएगा। ओवरऑल लॉजिक समझा क्या? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, समझे? विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 12.5? दोस्तों पी रेशियो अगर 8 टाइम्स हुआ तो ऐसे केस में 1/8 कर कर आपका के जो है 12.5% हो जाएगा। डिसीजन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा डिसीजन? क्योंकि आर अब बन गया 10 का 10 और के इंस्टेड ऑफ 8 बन गया 12.5। तो उससे क्या हो गया? इक्वेशन ही चेंज हो गया ना। आर इज नॉट मोर देन के इज मोर देन आर। ये फर्म जो ग्रोथ था वो डिक्लाइनिंग बन गया, तो हम बोलेंगे अब ये डिक्लाइनिंग फर्म है तो पे आउट 100% दे दो। विल योर डिसीजन चेंज? यस। थर्ड पार्ट के अंदर पी रेशियो अगर 8 है इंस्टेड ऑफ 12.5, तो इनवर्स ऑफ पी रेशियो तो आपका 12.5 बन जाएगा के ई कितना बन जाएगा? 12.5। इन सच सिचुएशन क्या हो जाएगा? के ई ग्रेटर देन आर हो जाएगा। उस वक्त अपन बोलेंगे कि पूरा का पूरा डिविडेंड शुड बी ईपीएस। तो ईपीएस कितना है फिलहाल? 10 नहीं है, 10 है ना? यस 10 है। तो ईपीएस 10 है। तो डीपीएस भी कितना सजेस्ट करेंगे अपन? 10। इन्होंने क्या किया यहां पर? 7.5 के जो अभी के पॉलिसी है उस पर प्राइस निकाला। तो अपन अभी के पॉलिसी पर प्राइस निकाल के प्राइस कितना आ रहा है? 76। एक काम करते हैं, क्वेश्चनर बुक में नीचे एक्स्ट्रा सॉल्व करते हैं, एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे इसको। अपन बोलेंगे सिंस के इज ग्रेटर देन आर द फर्म इज डैश फर्म डिक्लाइनिंग फर्म, द फर्म इज डिक्लाइनिंग फर्म। वेरी गुड लब्धि। पर उस केस में क्या होगा? देयरफॉर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू 100%। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू 100%। पी इज इक्वल टू 10 रुपीज का डिविडेंड ले लेंगे प्लस आर 10%, के 0.125, 12.5 मतलब 0.125 इंटू 10 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 0.125। यहाँ जो भी आंसर आएगा वो 76 से ज़्यादा आना चाहिए, 76 से ज़्यादा आना चाहिए। सेवेंटी सिक्स से ज़्यादा आना चाहिए। कितना आ रहा है? 10 प्लस 0 अपॉन 12.5 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 12.5%। 10 डिवाइड बाय 12.5% करो, 86.4। श्योर फ्रेंड्स, सबका आंसर आया? 10 डिवाइडेड बाय 12.5%। मैं एक बार चेक करता हूँ गलत क्यों लग रहा है मुझे। 10 डिवाइडेड बाय 12.5% इज इक्वल टू कितना था? कितना था? फिर आपका आंसर क्यों आया ऐसा?
देख के ही लग रहा कुछ कुछ गड़बड़ है। 80 आता है आंसर। आया क्या? ऐसा एग्जाम में मत करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारा एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है और अपन क्या करते हैं उसको गड़बड़ में सॉल्व करते हैं, और जो टफ होता है उसमें अपन पेशेंसली सॉल्व करके वापस गलत ही सॉल्व करते हैं। फिर दोनों जगह गलत ही हुआ ना, जिससे अपना ओवरऑल स्कोर एग्जाम में कम ही आ रहा है। डोंट मेक सच मिस्टेक्स इन एग्जाम, ओके? 86.4 ही आया लब्धि का भी आंसर। ऐसा कैसा हो सकता है सबका आंसर? क्या क्या? मगर ये पार्ट का आंसर 0 आता है ना पूरा, तो तुमने इसमें ये ऐड कर दिया। वाह 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 वाह। 0.1 डिवाइड बाय 0.125 प्लस 10 किया और अगला पार्ट 0 ले लिया, और ये नहीं सोचा कि इसके बीच इंटू है, तो तुम्हारे लॉजिक से तो न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा। यहां पर प्लस भी इग्नोर कर दोगे ना फिर तुम। So 80 is the correct answer. Come on guys. 9th क्वेश्चन। यहां पर जानबूझकर इस क्वेश्चन में मैंने, सिंस ये एडिशन 1 था इसलिए मैंने आईसीआई के जैसा ही सॉल्यूशन रखा है। आईसीआई ने इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत सॉल्व किया है। आंसर ही गलत सॉल्व किया मतलब मैं बोल रहा हूं प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक नहीं किया है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है आईसीआई ने। और क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है ये आप बताओगे मुझे। अगर आप बता पाए मतलब आपको समझ रहा है सब कुछ, ओके? सो A&R Limited is a large cap multinational company listed in BSE in India with a face value of rupees 100 per share. The company is expected to grow at 15% per annum for the next 4 years. Underline करो 15% per annum for the next 4 years. Then 5% for an indefinite period. Then 5% for indefinite period. मतलब पहले 4 साल के लिए ग्रोथ रेट 15% रहेगा, 5th ईयर ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट 5% रहेगा। समझा? द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर्स इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या बन गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। जितना भी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है आपका। चाहिए तो लिख दो उधर DF। Discounting factor is 20%. The company paid rupees 120 as dividend per share for financial year 2021. Paid बोल दिया मतलब वो D0 है, D0 है वो, करेक्ट? तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 हो चुका है, करेक्ट? And then the shares of the company are traded at average price of 3122 on last day मतलब today। वो प्रेजेंट वैल्यू है शेयर, प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोल सकते, P0 बोलो, P0। मगर थियोरेटिकल नहीं है वो, कैलकुलेटेड नहीं है, एक्चुअल है। डिमांड सप्लाई से जो प्राइस आता है ना वो है ये, करेक्ट? फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ये पूछ रहे प्रेजेंट वैल्यू। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए, थियोरेटिकल वैल्यू जो होनी चाहिए उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एंड स्टेट वेदर द शेयर्स आर ओवरप्राइज्ड इन द मार्केट और दे आर अंडरप्राइज्ड इन द मार्केट। अब दोस्तों लॉजिक बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, फ्यूचर ईयर्स का डिविडेंड निकालेंगे, करेक्ट? उन डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और वो बन जाएगा अपने शेयर का प्रेजेंट वैल्यू। EFF के कल के मैराथन में भी आपने क्या देखा कि जो भी एसेट्स है उसका जो परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ आता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? तो यहां पर परमानेंट इनकम क्या रहेगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे तो आज का वैल्यू आएगा। बट वो इनफाइनाइट के लिए होता है। यहां पर 2 पार्ट में आंसर आने वाला है। पहले 4 साल फाइनाइट आएंगे, उसके बाद 5th ईयर ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट रहेगा। उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। उस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। सपोज वो वैल्यू 5000 आती है, सपोज कि वो वैल्यू 5000 आती है, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग शेयर की वैल्यू होनी चाहिए 5000, मगर मार्केट में वैल्यू है 3122, मतलब मार्केट की वैल्यू क्या है, अंडर प्राइस्ड है। समझे क्या? अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 5000 आती है जबकि रियल में मार्केट वैल्यू डिमांड सप्लाई से 3122 है,
इसका मतलब मार्केट की वैल्यू आपके प्राइस के मुकाबले अंडर वैल्यूड है। बट सपोज आपने कैलकुलेट किया और आपके मुताबिक सिर्फ 2000 वैल्यू आनी चाहिए, जबकि रियल में वैल्यू 3122 है, मतलब मार्केट की वैल्यू ओवर प्राइस्ड है। समझिए क्या कैसे सॉल्व करना है? तो आप ज़रा सॉल्व करके देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे मुझे बताइए। आईसीआई का तरीका बिल्कुल वैसा नहीं यूज़ करेंगे, अपन नॉर्मल अपना लॉजिक यूज़ करेंगे। नोटबुक रहेगा तो सॉल्व करो मेरे साथ। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। Year, dividend, discounting factor at what rate? 20% and DCF. बोलिए ईयर 1 क्या करना है? डिविडेंड कैसे निकलेगा फर्स्ट ईयर का? लास्ट पेड डिविडेंड 120 था प्लस ग्रोथ ऑफ 15%, तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना आएगा? यस 138। सेकेंड ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा? 138 में प्लस 15% करना पड़ेगा। 138 में 15% ऐड करेंगे तो 158.70 आया क्या? थर्ड ईयर में 158.70 प्लस 15% करेंगे 182.5। फोर्थ ईयर में 182.5 प्लस 15% करेंगे 209.89 पकड़ेंगे, 89 पकड़ेंगे बराबर। फिफ्थ ईयर में भी यही होगा क्या? नहीं, फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स बोलना पड़ेगा आपको, फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स बोलना पड़ेगा। एंड गाइस यहां पर इनफाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला इनफाइनाइट एन्युटी का? A/R माइनस जी, क्योंकि ग्रोथ रेट भी दिया है। A/R माइनस जी का फॉर्मूला यूज करो। कर रहे हो क्या? A/R माइनस जी। सो गाइज यहां पर क्या होगा? आपका एन्युटी कैसे निकलेगा बोलो? 209.89 प्लस 5% इज योर एन्युटी, क्योंकि 209.89 फोर्थ ईयर का डिविडेंड था, उसमें ग्रोथ ऐड करके तुमने फिफ्थ ईयर का डिविडेंड निकाला और वो बन गया आपका एन्युटी। एन्युटी डिवाइडेड बाय अ रेट ऑफ रिटर्न, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 0.2 20% माइनस ग्रोथ कितना है? 0.05 करेक्ट, 0.05 का ग्रोथ रेट है। इससे जो आंसर आता है वो इधर लिखो, इससे जो आंसर आता है वो इधर लिखो। तो आर माइनस जी सबको समझा क्या? डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस ग्रोथ रेट, आर माइनस जी। इससे आपका आंसर कितना आता है? कितना आता है लब्धी? आंसर निकालो। वन 469.23। Is this present value? Is this a present value? Is this a present value? Yes. फिफ्थ ईयर बिगिनिंग का वैल्यू है ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये ईयर जीरो का वैल्यू नहीं है। सर क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये जो एन्युटी आप बोल रहे हो ना, ये फिफ्थ ईयर के एंड से शुरू हुई है।
तो ये फॉर्मूले की वजह से क्या हो गया, फिफ्थ ईयर एंड से इन्फानाइट ईयर्स के वैल्यू फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में आ गए। फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग मतलब फोर्थ ईयर का एंड। याद आ रहा है क्लास का डिस्कशन कुछ कुछ? यस। तो फिर ऐसे केस में ये जो वैल्यू है ये फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग वैल्यू मतलब फोर्थ ईयर का एंड का वैल्यू है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर 0 ईयर पे लाना पड़ेगा। अब फैक्टर निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 0.8333 इज इक्वल टू नेक्स्ट टाइम 0.6944 इज इक्वल टू नेक्स्ट टाइम 0.5787 नेक्स्ट टाइम इज इक्वल टू 0.4823 बराबर है क्या? एंड गाइज यहां पर फिफ्थ ईयर का फैक्टर नहीं आएगा, फोर्थ ईयर का फैक्टर आएगा। फोर्थ ईयर का फैक्टर रिपीट होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इधर लगा दिया था। तो फिफ्थ ईयर एंड के आगे वाले फिगर्स, इनफाइनाइट ईयर्स तक के फिगर कहां आ गए, फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में आ गए। कभी भी फैक्टर आपका बिगिनिंग के लिए नहीं होता है, एंड के लिए होता है। तो फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग मतलब फोर्थ ईयर का एंड ट्रीट करना पड़ेगा और आपको यहां पर भी 0.4823 लेना पड़ेगा। अब आपको प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है और टोटल लेना है। बोलो फर्स्ट का आंसर कितना था? 115। सेकंड का आंसर 110.2। थर्ड का आंसर 105.61। फोर्थ का आंसर 209.89 into 0.4823 101.23 and lastly last 1469.23 into 0.4823 708.61 total of everything comes to 1140.65। आला का उत्तर आया क्या आंसर? और आईसीआई का फाइनल आंसर अगर हम देखेंगे ना तो आईसीआई का फाइनल आंसर है 2557 मिला क्या आईसीआई का आंसर? तो आईसीआई ने क्या गलती किया मालूम है क्या आपको? ये आंसर गलत है क्योंकि आईसीआई ने ये आंसर गलत सॉल्व किया है क्योंकि आईसीआई ने यहां पर R माइनस जी गलत ले लिया। यहां पर 0.2 माइनस 0.05 चाहिए था, R माइनस जी उन्होंने गलत लिया जिसकी वजह से उनका ये आंसर गलत आया, फाइनल आंसर गलत आ गया। तो फाइनल आंसर ये आना ही नहीं चाहिए था। फाइनल आंसर जो हमने निकाला 1 क्या है 1140.65 आना चाहिए। समझे क्या? आईसीआई के आंसर्स को देखकर जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि उनका गलत है खुद स्टूडेंट्स का, मगर देखो आईसीआई भी ऐसे मिस्टेक्स करता है। आपके क्वेश्चनर बुक में इसका करेक्शन कर लेना, एडिशन 2 में हम इसका करेक्टेड आंसर देंगे आपको, मगर जिनको एडिशन 1 मिला है उनके आंसर्स में आपको करेक्शन जानबूझ के मैं ये एडिशन 1 में ऐसे ही रख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आईसीआई गलत सॉल्व करता है। करेक्ट एवरीवन? तो फिर हम क्या बोलेंगे अभी? करंट मार्केट प्राइस इज हाउ मच 3122, जबकि प्राइस कितना होना चाहिए था 1140.65। इसका मतलब प्राइस ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है? ओवर प्राइस्ड है। कितने से ओवर प्राइस्ड है वो निकालो। 1981.35
1981.35 से ओवर प्राइस्ड है वो, 1981.35 से ओवर प्राइस्ड है. प्लीज मेक द करेक्शंस इन योर क्वेश्चनर बुक if required. If you got the first edition, please make the correction. Are you guys clear about this part? Are we good? Yes. Let's move to the last topic of your syllabus, guys. That is management of working capital. It's a huge topic which involves multiple questions on working capital management, inventory management, cash management, accounts receivable management and accounts payable management also. क्वेश्चनर ये बुक के अंदर पांचों वैरायटी कवर किया है मैंने. क्वेश्चनर बुक के ये कितने क्वेश्चन है आपने? 7. सिर्फ 7 क्वेश्चन है, मगर पांचों वैरायटीज अपन ने कवर किए हैं. ओके, तो एग्जाम के एक दिन पहले ये रेफर करने के लिए अच्छी चीज है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सेल्स डेटा दे रखा है आपको, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब क्या है वो, ईबीआईटी दे रखा है, और आपके पास फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं. द 3 पॉसिबल करंट एसेट्स होल्डिंग आर 5 लाख होल्डिंग, 4 लाख होल्डिंग या 3 लाख होल्डिंग. तो अगर करंट एसेट्स आप ज्यादा होल्ड करते हो तो इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव अप्रोच. अगर करंट एसेट्स सबसे कम होल्ड करते हो तो एग्रेसिव अप्रोच. दोनों के बीच होल्ड करते हो तो मॉडरेट अप्रोच. करेक्ट. फिर ये लोग बोल रहे हैं इट इज अज्यूम दैट द फिक्स्ड एसेट्स लेवल इज कांस्टेंट, मतलब जो ऊपर फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख है वो कांस्टेंट ही है. तो आपको टोटल एसेट्स निकालना आसान है. टोटल एसेट्स इज नथिंग बट दिस करंट एसेट्स प्लस ऊपर का 5 लाख फिक्स्ड एसेट्स, दैट विल गिव यू टोटल एसेट्स. एंड आपके पास वैसे भी ईबीआईटी रेडी है, तो टोटल एसेट्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है निकालना आसान है. ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100 विल गिव यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स. करेक्ट. यस. अब ये लोग आपको बोल रहे हैं एंड द प्रॉफिट्स डू नॉट वेरी विद द करंट एसेट्स लेवल. कौन से प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं? प्रॉफिट्स मतलब ईबीआईटी की बात कर रहे हैं. तो ईबीआईटी वेरी नहीं हो रहा है बोल रहे वो लोग. ईबीआईटी 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा. एंड दे आर सेइंग एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द 3 अल्टरनेटिव करंट एसेट्स पॉलिसी. तो तीनों अल्टरनेटिव करंट एसेट्स पॉलिसी का इंपैक्ट हमको निकालना है, देखना है क्या हो रहा है. तो हमने ऑलरेडी रिटर्न की तो बात कर ही ली. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न? बोलो. रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100. तीनों पॉलिसी में ईबीआईटी कितना लिया जाएगा? 2 लाख. तीनों पॉलिसी में टोटल एसेट्स सेम रहेगा क्या? नहीं. टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. तीनों जगह फिक्स्ड एसेट्स सेम रहेगा 5 लाख, मगर तीनों जगह करंट एसेट्स चेंज हो जाएगा. 4 लाख, सॉरी 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रहेगा. तो फर्स्ट केस में आपका टोटल एसेट्स कितना आएगा? 10 lakhs, बाद में 9 lakhs, बाद में 8 lakhs. So can you see here my total assets is 10 lakhs, 9 lakhs, 8 lakhs. करेक्ट. फिर उसके बाद रिटर्न्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100. तो इससे हमको रिटर्न्स मिल गए. रिटर्न्स इज नथिंग बट ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100. सो रिटर्न कितना आता है चेक करो. 2 lakhs अपॉन 10 lakhs इनटू 100, 20%. नेक्स्ट केस में 2 lakhs अपॉन 9 lakhs इंटू 100, 22.22%. एंड लास्ट केस में 2 lakhs अपॉन 8 lakhs इंटू 100, 25%. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व विथ रिगार्ड टू रिटर्न्स? एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अग्रेसिव पॉलिसी, आवर प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम अग्रेसिव अप्रोच गिव्स यू मोर रिस्क. तो देखो अवेलेबिलिटी ऑफ करंट एसेट्स इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड एसेट्स. तो फॉर्मूला क्या रहेगा लिक्विडिटी देखने के लिए? करंट एसेट्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स के मुकाबले करंट एसेट्स कितने हैं. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट एसेट्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स. फर्स्ट केस में 5 लाख बाय 5 लाख वन टाइम, लिक्विडिटी इज सफिशिएंट. सेकेंड केस में 4 लाख अपॉन 5 लाख, लिक्विडिटी इज 0.8, कम हो गया लिक्विडिटी. थर्ड केस में 3 lakhs अपॉन 5 lakhs, 0.6, और भी कम हो गया लिक्विडिटी. लिक्विडिटी जितना कम होगा रिस्क उतना बढ़ेगा. देखा था क्या अपन ने ये बात? यस. तो थर्ड केस में हम बोलेंगे रिस्क सबसे ज्यादा मगर रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा. इसकी वजह से रिस्क हाई और इसकी वजह से रिटर्न्स हाई. करेक्ट. और यहां पर फर्स्ट केस में इसकी वजह से रिस्क कम और रिटर्न्स भी कम आ रहा है. और मॉडरेट में मॉडरेट रिटर्न्स एंड मॉडरेट रिस्क है.
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है. करेक्ट. ये क्वेश्चन को बोलते हैं लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी पर का क्वेश्चन. इसको अपन ने चार्ट में पूरा समझा था. लिक्विडिटी बढ़ेगा मतलब करंट एसेट्स बढ़ेगा मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा वगैरह सब कुछ, और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा. तो गाइज दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. आपको चाहिए तो लिख दो, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी पे ये एकमात्र क्वेश्चन है एमटीपी, आरटीपी, आईसीएम मॉड्यूल में. तीनों जगह आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी पे, जो यहां पे लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज बेस्ड ऑन कैश बजट, मतलब मैनेजमेंट ऑफ कैश. मैनेजमेंट ऑफ कैश इज नथिंग बट कैश बजट. पढ़ते, प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 months बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? अप्रैल. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का आपको बजट बनाना है. मतलब यू आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ मार्च एंड. करेक्ट. देन दे आर सेइंग एस्टिमेटेड मंथली सेल्स. तो ये अगले जनवरी से अक्टूबर के सभी सेल्स दे रखे आपको. ठीक है. सर जनवरी से क्यों दिए? क्योंकि जनवरी फरवरी ये जो सेल ऑलरेडी हो चुका है, शायद इसका कलेक्शन आगे आएगा. करेक्ट. याद आ रहा है कुछ? फिर वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी पेएबल एज फॉलोज. टू बी एस्टिमेटेड टू बी पेएबल एज फॉलोज. इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, ये डायरेक्टली पेएबल एज फॉलोज है. मतलब ये डायरेक्टली पेएबल के नंबर्स है जो पे करने उस मंथ में आपको. जो जिस महीने का फिगर उसी महीने में वो आउटफ्लो हो जाएगा. समझे कि नहीं? देन सेल्स 80% ऑन क्रेडिट. इसका मतलब 20% ऑन कैश. तो जो भी ऊपर के सेल्स के फिगर है उसका उसी महीने का 20% कैश सेल उधर ही ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल का सेल कितना है? 80,000. उसका 80% कितना होता है? 64,000. तो 20% कितना होता है? 16,000. तो 16,000 कब आएगा कैश इनफ्लो? अप्रैल मंथ में ही आएगा, मगर क्या बोलकर आएगा? कैश सेल्स. समझे कि नहीं? वैसे ही सेम मई के 60,000 का 20% 12,000 मई में ही आएगा इनफ्लो. तो चेक कर लो आपके आंसर में कैश सेल्स जो अपन अभी अभी बोल रहे थे 16,000 12,000 आया क्या? यस और नो? तो कैश सेल वेरीफाई हो गया अपना. यस. उसके बाद क्रेडिट सेल के लिए ये लोग क्या बोल रहे हैं? अभी कितना परसेंट सेल क्रेडिट है? 80% सेल क्रेडिट है. अब देखो वो क्या बोल रहे हैं. 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 month आफ्टर द सेल. मतलब अप्रैल का अगर सेल रहेगा तो उसका 80% पहले तो क्रेडिट सेल्स है, उसका 75% का कलेक्शन मई में आएगा. समझे क्या? और उसके आगे क्या बोल रहे हैं? बैलेंस. बैलेंस मतलब बचा हुआ 25% कब आएगा? इन 2 months आफ्टर सेल. मतलब जून में आएगा. समझे क्या? तो लो कैलसी अभी सब लोग. अप्रैल का सेल लो पहले. अप्रैल का सेल कितना है? 80,000. इसका कितना क्रेडिट सेल है? 80% लो. उसका कलेक्शन एक महीने बाद कितना आएगा? 75%. कितना होता है वो? 48,000. आई रिपीट, 80,000 का 80% क्रेडिट सेल्स का 75% एक महीने बाद आएगा. कितना आता है? तो देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये कब आएगा? एक महीने बाद. मतलब अप्रैल के एक महीने बाद कौन सा महीना आता है? मई. मई में कितना कलेक्शन आया? यहां देखना पड़ेगा आपको. अप्रैल का सेल 80,000, उसका 80% 64,000. उसका एक महीने बाद कलेक्शन मतलब मई में कलेक्शन कितना आएगा? 48,000. दिख रहा है क्या एवरीबडी? एंड बचा हुआ कलेक्शन कितना है? 16,000. वो कब आ रहा है? 2 महीने बाद. ये देखिए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद. समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? सर ये फरवरी से क्यों शुरू कर रहे हैं सर? क्योंकि फरवरी का जो क्रेडिट सेल्स रहेगा उसका 1 महीने बाद तो मार्च है, कुछ करना नहीं अपने को, मगर 2 महीने बाद तो अप्रैल है ना. तो अपने कैश बजट में आ रहा है ना वो. समझे क्या? चलो अपन वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फरवरी का. फरवरी का सेल लो कैलसी पर 1,20,000. उसका 80% लो. कितना हुआ? कितना हुआ 80%?
1,20,000 का 80%, 96,000। अच्छा, डायरेक्ट फाइनल आंसर निकाला आपने। 1,20,000 का 80% 96,000। 96,000 क्या है? क्रेडिट सेल्स ऑफ फेब्रुअरी है, उसका एक महीने बाद का कलेक्शन कितना आएगा? 75%। मगर अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो मार्च था जो हो चुका है, मगर बचा हुआ 25% जो है वो अब अप्रैल में आएगा। कितना आएगा? तो ये देखो, फरवरी का क्रेडिट सेल्स का 2 महीने के सामने अमाउंट कितना आ रहा है? 24,000। वर्किंग आउट समझा क्या एवरीवन? मार्च का वेरीफाई करते हैं। मार्च का लास्ट वेरिफिकेशन रहेगा। मार्च का वेरीफाई करने के लिए 1,40,000 का 80% लो। पहले कितना हुआ? 1,12,000। ये क्रेडिट सेल्स है, इसका 75% अप्रैल में आएगा। तो ये देखो 1,12,000 आपने अभी बोला, एक महीने बाद कितना आएगा? 84,000। और 2 महीने बाद कितना आएगा? बचा हुआ 25%, दैट इज 28,000। वेरीफाई हो रहे क्या सब नंबर्स? अब बाद में क्या किया दोस्तों, जो महीने का टोटल कलेक्शन है उसका टोटल ले लिया। तो ये सब टोटल कलेक्शन का फिगर आ गया। हमने मार्च का टोटल भी लिया क्या? नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका बजट पीरियड ही नहीं बन रहा है ना। अपना बजट कब से शुरू हो रहा है? अप्रैल से। तो इस तरीके से हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बोलकर यहां पर लिखेंगे 1,08,000, 76,000, 52,000। समझा क्या? देन दोस्तों आगे, ये फर्स्ट पार्ट इसका काम हो गया, ये एडजस्टमेंट का काम हो गया। इन्होंने बोला देयर आर नो बैड डेट्स, ऑब्वियसली पूरा कलेक्शन अपना आ रहा था। फिर दे आर सेइंग परचेस अमाउंट्स टू 80% ऑफ सेल्स। तो 2 मिनट के लिए अब मैं ये रब कर रहा हूं। मेरे सेल्स के डेटा का 80% क्या है? परचेसेस है, एंड आर मेड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर होता है, इसका मतलब इधर कैश परचेस कुछ नहीं है। एंड बोल रहे पेड इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीसीडिंग? पहले सेल्स का 1 महीने पहले पे हो जाता है। समझे क्या? क्योंकि परचेस तो पहले ही करना पड़ता होगा। शायद हम 2 महीने पहले करते होंगे, 3 महीने पहले करते होंगे। अपने को कब परचेस किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पे कब किया ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने डायरेक्टली पे कब किया वो बताया अपने को। तो अपने को क्या करने का है? जिस महीने का सेल्स है उसका 80% परचेज है सोचना है, और जिस महीने में सेल था उसके 1 महीने पहले उसका आउटफ्लो दिखाना है। तो लो कैलसी, सपोज कौन सा महीना लेंगे? अभी मई लेंगे। चलो, मई का सेल्स कितना है? 60,000। इसका परचेज अमाउंट बोलो 80%, मतलब 48,000। 48,000 मई का परचेज कब हुआ पता नहीं, मगर उसका पेमेंट 1 महीने पहले हुआ है। मई के 1 महीने पहले मतलब कब हुआ है? अप्रैल में हुआ है। ये देखो परचेसेस अप्रैल के सामने 48,000 हो रहा है क्या? एक और महीना वेरीफाई करो आगे, कोई भी वाला, एक सितंबर ले लो। सितंबर का 60,000 बोलो, परचेस कितना है? 80%। 80% होगा 48,000। पेमेंट कब होगा? अगस्त में होगा, 1 महीने पहले होगा। पेमेंट कब होगा? अगस्त में। तो ये देखो परचेसेस अगस्त 48,000। समझा क्या? इजी है क्या? जस्ट इंटरप्रिटेशन करना है अच्छे से और लिखना है बस। नेक्स्ट पार्ट, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि परचेज वाला पार्ट भी हो गया हमने। अब वेजेस एंड सैलरीज, तो जिस महीने का जो फिगर है डायरेक्टली उस महीने में ले लो। ये सब इन महीने के आउटफ्लो से बोल सकते हैं क्या? यस, चेक कर लो एक बार। अप्रैल के सामने 9,000 होना चाहिए, सितंबर के सामने भी 9,000 ही होना चाहिए। वेजेस एंड सैलरीज, ये अप्रैल के सामने 9,000 है, सितंबर के सामने भी 9,000 है, मतलब सब करेक्ट है। जिस महीने का जो दिया उसी महीने वो पे करना है। वैसे भी उसका कोई कंडीशन नीचे दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पेएबल एज अंडर है वो डायरेक्टली। फर्म हैज डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1,20,000। कितने परसेंट के डिबेंचर्स है? 10% के। तो पहले एनुअल इंटरेस्ट निकालो उसका 12,000। कैलसी लगता है उसके लिए आपको? 1,20,000 का 10% 12,000, ये एनुअल इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट इज टू बी पेड क्वार्टरली बोल रहे ये लोग, मतलब जैन, अप्रैल एंड सो ऑन। तो आप बोलो मुझे, जनवरी में पहला हुआ, अप्रैल में दूसरा हुआ, जून नहीं जुलाई में तीसरा होगा, और अक्टूबर में लास्ट होगा। करेक्ट है क्या?
जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ये 4 टाइम आपका पेमेंट होगा। डू यू एग्री? तो एनुअल इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 4 करो। एनुअल इंटरेस्ट कितना था? 12,000, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3,000। अब मुझे बताओ अपने बजट पीरियड में कब का आएगा? अप्रैल का आएगा, जुलाई का आएगा, दैट्स इट। अक्टूबर का नहीं आएगा क्योंकि सितंबर में अपन बजट खत्म कर रहे हैं, और जनवरी का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अप्रैल एंड जुलाई में दिख रहा है, बाकी सब जगह डैश है। समझे क्या ये एडजस्टमेंट? तो ये भी खत्म हो गया। एडवांस टैक्स पे करना है 5,000 इन जुलाई, नो प्रॉब्लम, जुलाई में 5,000 का आउटफ्लो दिखा दो। ये देखो, टैक्सेस पेड डायरेक्टली इन जुलाई 5,000, बाकी सब जगह डैश। समझे? ये पूरे एडजस्टमेंट खत्म है। लास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसकी वजह से एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि वो क्वेश्चनर में आना चाहिए। उन्होंने बोला है द फर्म हैड अ कैश बैलेंस ऑफ 20,000 ऑन 1 अप्रैल। ये क्या बन गया अपने लिए? ओपनिंग, मगर सिर्फ अप्रैल का ओपनिंग दिया रहता है, ठीक है। विच इज मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस, मतलब अपने को इससे नीचे कैश बैलेंस नहीं चाहिए, ठीक है। एनी कैश अगर सरप्लस है तो उसे टेम्परली इन्वेस्ट कर दो, और अगर डेफिसिट है तो लिक्विडेट कर दो आपके इन्वेस्टमेंट, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट नहीं है तो टेम्परली बोरो कर लो एंड ऑफ ईच मंथ में। और इंटरेस्ट, अगर तुम बोरो कर रहे हो तो उस पर का इंटरेस्ट इग्नोर करो। मैं आपको समझाता हूँ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जिस महीने में मेरे पास 20,000 से ऊपर बैलेंस रहेगा, इन्वेस्ट। अगले महीने और सरप्लस आया, इन्वेस्ट। उसके अगले महीने डेफिसिट आया तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करो। समझ गया? अगर पहले वाला इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट नहीं है, सपोज डेफिसिट है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट पहले किया था सिर्फ 3,000 का, तो एक्स्ट्रा और कितना चाहिए? 2,000 बोरो कर लो। मगर बोरो किया तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट आपको इग्नोर करना है। समझ गया एडजस्टमेंट क्या है? तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप ओपनिंग बैलेंस, ये सभी कलेक्शन, आई विल रब एवरीथिंग नाउ सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये देखो, ओपनिंग बैलेंस 20,000 दिया है, ये सभी कलेक्शन है, ये टोटल कैश अवेलेबल 1,44,000 हो गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के साथ मैंने क्या किया? रिसिप्ट्स ऐड करके टोटल कैश ले लिया। अब टोटल कैश में से ये पेमेंट्स का टोटल है बी, ये मैंने लेस कर दिया, तो 144 में से लेस कर दो 60। एक काम करो, ये सभी का टोटल कितना है? 60,000 है, बराबर है। मगर मुझे मिनिमम से मिनिमम कैश बैलेंस कितना चाहिए? 20,000 चाहिए। तो एक काम करो, पेमेंट्स में 20,000 ऐड कर दो। अब बोलो कि आपके पास टोटल कैश नीडेड कितना हो गया? 80,000। तो अब आपके टोटल रिसीट्स में से ये बराबर कैश नीडेड 80,000 लेस करो, तो 64,000 मेरा सरप्लस डेफिसिट आया। एडजस्टमेंट समझा मैंने क्या किया? मेरे पेमेंट्स में मिनिमम डिजायर्ड बैलेंस मैंने ऐड किया, तो मुझे मिल गया कि मुझे टोटल कैश कितना रिक्वायर्ड रहेगा। अब ओपनिंग बैलेंस में से मैं लेस भी कर दूं मेरे पास, तो मिनिमम डिजायर्ड बैलेंस तो है ही ना मेरे पास। समझे कि नहीं? तो फिर उस हिसाब से मेरे पास सरप्लस कितना है? 64। सरप्लस आया तो क्या करने का? इन्वेस्ट कर देने का। सर 64 पूरा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? सर 20,000 रखो ना। 20,000 ऑलरेडी इधर एडेड था, तभी तो ये 60,000 का क्या बन गया था? 80,000 बन गया था। समझे कि नहीं? तो ये इन्वेस्ट हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? जितना अपन ने मिनिमम डिजायर्ड रखा था उतना है, तो वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग में फिर से क्या करेंगे? रिसीप्ट्स का टोटल लेंगे, टोटल कैश अवेलेबल बन जाएगा 1,08,000। लो कैलसी पे 1,08,000। पेमेंट्स का टोटल इधर तक का टोटल होता है जो कि 72,000 आ रहा है, उसमें मिनिमम डिजायर्ड 20,000 ऐड कर दो तो 92,000 आपको रिक्वायर्ड है। आपके पास कितना है? 1,08,000 है, जिसमें से डिजायर्ड आपको कितना चाहिए? टोटल कैश 92 चाहिए। तो फिर आपके पास फिर से सरप्लस आया 16 का, क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर दो। फिर से कैश बैलेंस कितने पे आ गया? 20,000 पे आ गया, जो कि अगले महीने का ओपनिंग बन गया। फिर अगले महीने के ये रिसिप्ट्स थे, ये टोटल था 88,000।
अगले महीने के ये सब टोटल थे, तो टोटल कितना आया 90,000। मिनिमम डिजायर्ड ऐड कर दो तो टोटल कैश नीडेड कितना आएगा 1,10,000। अपने पास कैश कितना है अवेलेबल 88। कितना चाहिए था 1,10,000 चाहिए था। अब आपको मिल रहा है डेफिसिट। कितने का डेफिसिट है 22,000 का डेफिसिट आया। इन्वेस्ट करना है क्या नहीं, विड्रॉल करना है क्या यस। पहले के इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है क्या यस। तो इसका मतलब ये टोटल विड्रॉल ही कहलाया जाएगा। मगर इस आंसर में विड्रॉल को और बोरिंग को अलग मत दिखाओ, ऐसा लिख दो विड्रॉल और टेम्पररी बोरिंग, ताकि बाइफर्केशन दिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना, समझे कि नहीं। फिर चिंता ही नहीं रहेगी अपन क्या क्या लिख रहे उधर, या तो प्रीवियस विड्रॉल है या फिर वो बोरिंग है। अननेसेसरली उसको बोरिंग को अलग निकाल के करने के वाले हो, वैसे भी इंटरेस्ट इग्नोर करना है, समझे कि नहीं सब लोग, एवरीवन। तो इस तरीके से ये आ गया। अब मुझे बोलो, अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस फिर से 20,000 हो गया, जो कि अगले महीने का ओपनिंग होगा। समझ गए कि नहीं पूरा मैकेनिज्म। तो आपको करना क्या होता है मिनिमम डिजायर्ड केस में, बोलो मॉरल ऑफ दिस आंसर क्या है इसका, मॉरल क्या है। टोटल पेमेंट्स में मिनिमम डिजायर्ड ऐड करके कैश रिक्वायर्ड निकालो, और जितना भी कैश अवेलेबल था उसमें से ये कैश लेस करके सरप्लस डेफिसिट आएगा। सरप्लस आया तो इन्वेस्ट, डेफिसिट आया तो विड्रॉल या बोरो। और अगले महीने का, इस महीने का क्लोजिंग 20,000 ही रहेगा, जो अगले महीने का ओपनिंग जाएगा। करेक्ट। ऐसे केसेस में एक बात याद रखो, जितना मिनिमम डिजायर्ड है ना उतना ही अगले महीने का ओपनिंग और उतना ही अगले इस महीने का क्लोजिंग भी रहता है। कॉमन सेंस है, जब जब एक्स्ट्रा रहेगा इन्वेस्ट होगा, जब जब कम होगा विड्रॉल होगा। मतलब 20,000 से ऊपर का भी बैलेंस नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट की वजह से, 20,000 के नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ विड्रॉल या बोरिंग। समझे कि नहीं, इजी है ना। थोड़ा कंसेप्चुअली सोचा तो अच्छे से हो सकता है, बट मैंने बैच के वक्त भी आपको बोला था, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सबसे लास्ट में, क्योंकि कितना भी बोलो ये इरिटेटिंग है। इजी रहने तो कुछ भी रहने तो, बट इरिटेटिंग है ये, इसको पेशेंस फुल्ली सॉल्व करना पड़ता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, साई ट्रेडिंग कंपनी, एंड ऑन एन एवरेज डेट का कलेक्शन कितने दिन बाद होता है 45 days. Debtors collection period is 45 days. Inventory having average holding period of 75 days. Creditors payment period is on an average 30 days. ठीक है। Firm spends a total of 1,20,000 annually for at a constant rate. तो ये जो 1,20,000 है, 120 lakhs है ना, ये एक्चुअली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए डेली बेसिस पे लगने वाला खर्चे का टोटल है ये। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए डेली बेसिस पे लगने वाला खर्चा है ये। ठीक है। इट अर्न्स 10% ऑन इन्वेस्टमेंट्स। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश साइकिल। व्हाट इज कैश साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल। लिख दो उधर। कैश साइकिल इज नथिंग बट ऑपरेटिंग साइकिल, एंड कैश टर्नओवर इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर। नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर निकालना है आपको। अब मुझे बोलो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए मैं क्या करूं? ऑपरेटिंग साइकिल के लिए मैं बोलूंगा 45 डेज प्लस 75 डेज माइनस 30 डेज इज इक्वल टू 90 डेज। ये क्या बन गया मेरा ऑपरेटिंग साइकिल, बराबर है क्या? और अगर मैं 360 डेज इन अ ईयर अज्यूम कर लूं तो नंबर ऑफ साइकिल्स भी आ जाएंगे। नंबर ऑफ साइकिल्स पर एनम इज इक्वल टू 360 days divided by 90 days which comes to 4 times। सही है कि नहीं? 4 times क्या आ गया मेरा? ऑपरेटिंग साइकिल आ गया। समझे क्या यहां तक? अब अगला पार्ट पढ़ो, इनका क्या बोला इन्होंने। मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू मीट द पेमेंट्स एज दे बिकम ड्यू। मतलब आपके डे टू डे एक्टिविटीज में आपने कितना कैश मिनिमम रखना चाहिए। मुझे एक बात बोलो, पूरे साल का टोटल कैश पेमेंट्स कितना है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लगता है? 120 lakhs लगता है। और आपका वो पैसा कितने टाइम के लिए ब्लॉक्ड है ऑपरेटिंग साइकिल के मुताबिक? 4 times नहीं, कितने टाइम के लिए ब्लॉक्ड है?
90 डेज के लिए ब्लॉक्ड है, करेक्ट। तो फिर ये मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इज नथिंग बट दे आर आस्किंग यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वो क्या पूछ रहे हैं आपको? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन रुपीज। तो कैसे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन रुपीज? पूरे साल का 120 लाख डिवाइडेड बाय 360 डेज करेंगे तो पर डे का रिक्वायरमेंट आ गया, इनटू पैसा कितने दिन ब्लॉक्ड है? 90 डेज। तो कितना फंड्स रिक्वायर्ड है? कितना? 30 लैक्स रिक्वायर्ड रहेगा आपका। समझा कि नहीं यहां तक? अब आपको वो पूछ रहे सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग द इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज। रिड्यूस करना है, उतने दिन से रिड्यूस करना है। मुझे एक बात बोलो, आपका अभी का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है? 45 डेज को 30 डेज से कम, अच्छा 75 है, ओके। 75 डेज को 30 डेज से कम करना है, मतलब कितने दिन पे लाना है? सब 45 डेज पे लाना है। तो फिर कहने से आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो था वो ओरिजिनली कितना था? 90 डेज, अब वो बन जाएगा 60 डेज। करेक्ट है कि नहीं? मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, ये नया आंसर है, ठीक है। 60 डेज बराबर है। तो अब 60 डेज रहेगा तो यहां पे 360 डिवाइडेड बाय 60 डेज करके कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम्स आ जाएगा, करेक्ट। फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड के लिए यहां पे 90 की जगह 60 डेज करके यहां पे 30 लाख की जगह 20 लाख आ जाएगा। इन्होंने आपको क्या पूछा? सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग ना। तो आपका पहले कितना रिक्वायर्ड था? 30 डेज। अब रिक्वायर्ड कितना है? 30 लाख। पहले आपको इन्वेस्टमेंट डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कितना लगता था? वर्किंग कैपिटल 30 लाख का। अब कितना लगेगा? 20 लाख का। तो सेविंग्स मतलब रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल कितने का हो गया? 10 लाख। 10 लाख का रिडक्शन हो जाएगा ना। तो 10 लाख से आपका वर्किंग कैपिटल कम हो गया। उस 10 लाख को आप इन्वेस्ट कर सकते हो 10%। तो उससे आपका पैसा कितना बचेगा? सेविंग्स इन इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख। समझे कि नहीं? ऑपरेटिंग साइकिल का ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन के वर्डिंग्स अलग थे और केस 1 और केस 2 की वजह से वो जो सेविंग्स का एडजस्टमेंट था मुझे वो दिखाना था आपको। तो वर्किंग कैपिटल पहले कितना रिक्वायर्ड था? 30 लाख। अब कितना रिक्वायर्ड है? 20 लाख। कितना वर्किंग कैपिटल फ्री हो गया? 10 लाख का। उसे हम इन्वेस्ट कर कितना अर्न करेंगे? 1 लाख। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें एक छोटा सा टाइपिंग एरर अपने साइड से हुआ है, वो करेक्ट कर लो एक बार आप। यहां पर इज इक्वल टू होना चाहिए, इज इक्वल टू 90 डेज होना चाहिए। माइनस साइन चला गया गलती से उधर, इज इक्वल टू 90 डेज होना चाहिए। और रुपीज 2 बार आ गया तो एक बार रुपी का यहां पे कट कर देना है आपको। किया करेक्शन? ये एडिशन 2 में नहीं रहेंगे, डोंट वरी। समझ गए? यहां तक का पार्ट का कोई डाउट है किसी को? समझ रहा है कि एग्जाम में आया तो सॉल्व कर पाओगे ना? अप्रोच टू द क्वेश्चन समझा है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईओक्यू। बट ईओक्यू किसका है? ये इन्वेंट्री का है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी अपने सिलेबस में है। फिर पढ़े क्यों नहीं हम लोगों ने रेगुलर बैच में? क्योंकि ग्रुप 1 कॉस्टिंग में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वही ईओक्यू का रिवीजन भी अपन ने बॉमुल्स ईओक्यू के वक्त किया है। क्या फॉर्मूला है मटेरियल्स विल्सन ईओक्यू का? विनोद सर ने जो आपको पढ़ाया था वो विल्सन ईओक्यू था। मटेरियल का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला है √2AO अपॉन C। व्हाट इज O? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। What is C? Carrying cost per unit per annum. What is A? Annual material requirement. What is 2? And under root. Correct? अब उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और कैलसी पर सॉल्व करो। प्लीज आंसर मत देखो। कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर 10 डेज आर 6,300 units. The ordering cost per order is 10 rupees. The carrying cost per unit is 0.6.
कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. 2 into requirement is 6300 into ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, अंडर रूट 2AO अपॉन सी. ठीक है, तो फिर C कितना लेंगे 0.26, तो उससे आपका आंसर 696.14 आ रहा है, जिसको यहां पर 700 यूनिट्स अप्रॉक्स बोला है, अप्रॉक्स बोला है. तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी था. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हट कर है, इसलिए वापस से यहां पर डाला है. वापस इसका भी लॉजिक किस पर बेस्ड है, EOQ पर ही बेस्ड है. मार्वल लिमिटेड यूजेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट in its production. The annual consumption is 60,000 ton over a 50 weeks working year. It cost rupees 100 to initiate and process an order. What is that rupees 100? Ordering cost per order है वो 100 rupees का. And delivery follows 2 weeks later. तो ये 2 weeks का जो टाइम लग रहा है ऑर्डर देने के बाद में भी, इसको कॉस्टिंग के टर्मिनोलॉजी में लीड टाइम बोलते हैं आप, लीड टाइम बोलते हैं आप इसको. याद आया क्या, याद आ रहा है ना. यस, मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया मगर मुझे आने तक कितना टाइम लग रहा है, 2 weeks. द स्टोरेज फॉर द सॉल्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 0.1 per ton per annum. This is carrying cost per unit per annum. The current practice is to order twice a year. अभी फिलहाल ऑर्डर अगर ट्वाइस अ ईयर हो रहा है, तो मेरा पूरे साल का रिक्वायरमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं. पूरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है 60,000, तो मेरा एक ऑर्डर का साइज अभी फिलहाल कितना है 30,000, क्योंकि मैं साल में 2 ही ऑर्डर दे रहा हूं ना. द करंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस अ ईयर व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000 टन्स. तो इसका मतलब स्टॉक फॉल्स टू 10,000 टन्स, तो 10,000 टन्स क्या बन गया, रीऑर्डर लेवल. अरे हाँ कि ना, 10,000 पे आने के बाद अपन ऑर्डर दे रहे हैं, इसका मतलब वो रीऑर्डर लेवल हो गया ना कॉस्टिंग के लॉजिक से. तो ये करंट रीऑर्डर लेवल है आपका. आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉर दिस कंपनी एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द कॉस्ट ऑफ द करंट पॉलिसी. मतलब जो भी आप ऑप्टिमम पॉलिसी का क्वांटिटी निकालोगे उस पर कितना कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में कितने कॉस्ट आएंगे, 2, एक कैरिंग कॉस्ट और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा. तो आपके EOQ पे कितना कैरिंग और कितना ऑर्डरिंग और टोटल कॉस्ट कितना है वो निकालो, और फिलहाल जो पॉलिसी फॉलो हो रही है उस पर कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है, उस पर कितना कैरिंग कॉस्ट आ रहा है और उस पर टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है वो निकालो. समझे क्या, सार्थक, ध्यान है. तो आपको EOQ का लॉजिक याद दिला देता हूं मैं. यहां पे ऑर्डर साइज था, यहां पे कॉस्ट था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये और ये. जितना आप नंबर ऑफ जितना आप ऑर्डर साइज बढ़ाओगे उतना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, मगर उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा. करेक्ट. EOQ वहां पर आता है जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है. ये कॉस्ट सबसे कम आता है और ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है. ये कॉन्सेप्ट आपने कॉस्टिंग में विनोद सर के साथ सीखा था, राइट. यस. अब आपका EOQ का पहले फॉर्मूला लगा दो. क्या फॉर्मूला है बोलो, अंडर रूट 2AO अपॉन सी. बोलो कैलसी लो. 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 60,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट करो 0.1 और जो भी आंसर आया उसको रूट में डालो. 10,954 तो ये 10,954 ले लूं. ये क्या हो गया मेरा, इतने टन्स का ऑर्डर मैंने एक बार में देना चाहिए. मेरे पूरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है 60,000 है, तो कैलसी लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो. 60,000 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी 10,954, 5.5 ऑर्डर्स हम लोग साल भर में देंगे. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देंगे 5.5. करेक्ट एवरीबडी. और आपका रीऑर्डर लेवल का लॉजिक क्या है दोस्तों,
रीऑर्डर लेवल, चलो रीऑर्डर लेवल 2 मिनट के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट इग्नोर करो फिलहाल के लिए। आगे बोलो मुझे, टोटल कॉस्ट एट EOQ निकाल सकते क्या आप? अभी आपको ऑर्डर क्वांटिटी तो समझ गया है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आपके पास आ गए, तो फिर हम क्या बोलेंगे अभी? अंडर रूट 2AOC, यही तो निकाला ना, यही तो EOQ है। अंडर रूट 2AOC ऐसे, तो इससे डायरेक्टली मेरा कॉस्ट निकलेगा, ऐसा बोल रहे हो आप? कॉस्टिंग में यूज़ करते हो आप ये? ओके, करके देख लो, आ रहा है कितना है आपका कॉस्ट? 1095, ठीक है। इसको हम अपने नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल गिव यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस कैरिंग कॉस्ट के लिए अपने को एवरेज इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट करना पड़ेगा, तो अपना एवरेज इन्वेंट्री विल बी नथिंग बट EOQ का साइज डिवाइड बाय 2, दैट विल गिव मी एवरेज इन्वेंट्री एंड मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो 10,954 डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज इन्वेंट्री आ गया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट से, और ये तो अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए थे 5.5, उसको मल्टीप्लाई किया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो उससे भी आंसर 1095 आ रहा है। मुझे ये शॉर्टकट पता नहीं था, अच्छा हो बता दिया आपने। तो इससे आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी जो है ऑर्डर साइज उस पर का कॉस्ट आता है 2AO, हाँ EOQ पर आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? अंडर रूट 2AOC, वेरी गुड। तो इससे भी आंसर 1095 आ रहा है, वेरीफाई किया आपने, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये अभी जो मैं फॉलो करना चाहिए उस पर ये कॉस्ट आ रहा है। तो कहने से ये डायग्राम के मुताबिक अपना ये दोनों रेडी हो गया है। बोलो ऑर्डर साइज कितना सिलेक्ट किया अपन ने? 10,954 और कॉस्ट 1095 का, करेक्ट। जहां पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आता है, चाहिए तो ये दोनों का आंसर निकाल के देख लो, ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा, आना ही चाहिए, कंसेप्ट ही वो है, ठीक है। नाउ ये लोग क्या बोल रहे हैं अभी आपको कि करंट पॉलिसी के मुकाबले ये जो है ये आपको कितना बेनिफिट दे रहा है कॉस्ट में, वो देख लो। करंट पॉलिसी का क्या लॉजिक है? करंट पॉलिसी बोलता है कि हम लोग ऑर्डर साइज क्या रखेंगे? 30,000, बराबर है। ऑर्डर साइज क्या रखेंगे? 30,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स साल भर में कितने देंगे? 2, बराबर है क्या? मगर देर इज समथिंग कॉल्ड एज लीड टाइम ऑल्सो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज लीड टाइम, जिसकी वजह से इंपैक्ट होता है आपके केस में। यहां पर क्या होगा? टू कंपेयर विद द ऑप्टिमम पॉलिसी द करंट पॉलिसी, द एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक अंडर द करंट पॉलिसी मस्ट बी फाउंड। पहले एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा करंट पॉलिसी के लिए। अगर देखो ऑर्डर इज प्लेस्ड व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000 बोला उन्होंने। करंट पॉलिसी क्या है आपका? हम ऑर्डर तभी करेंगे जब 10,000 पे आपका स्टॉक आता है, ठीक है। मगर लीड टाइम कितना है? 2 वीक्स है। तो हमने ऑर्डर तो कर दिया मगर तुरंत गुड्स आ गए क्या? 2 वीक बाद आएंगे, मगर तब तक तो कंजम्पशन चल ही रहा है ना। तो आपका 2 वीक्स का कंजम्पशन निकालो पहले। एनुअल कंजम्पशन को डिवाइड बाय 50 करो, इनटू 2 वीक्स करो। एनुअल कंजम्पशन 60,000 है, डिवाइड बाय 50 करेंगे, पर वीक कंजम्पशन आएगा, इनटू 2 वीक्स करेंगे तो कितना आएगा? 2,400 टन्स का कंजम्पशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ समझा क्या? 10,000 पे स्टॉक आया, मैंने ऑर्डर दे दिया, मगर मेरा स्टॉक लेवल कम 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 होकर 2,400 से कम हो गया। मतलब कितने पे आ गया? 10,000 माइनस 2,400 करो, 7,600। ये मेरा स्टॉक लेवल आ जाएगा, तब मेरे पास नए गुड्स पहुंचेंगे। डू यू अग्री? कॉस्टिंग का लॉजिक क्लियर है ना भाई? तो फिर मेरा स्टॉक कितने का आएगा? 30,000 का, क्योंकि मेरा ऑर्डर साइज 30,000 का है, और तब तक मेरा स्टॉक कितना हो गया था? 7,600। तो मेरे पास ये स्टॉक रहेगा 37,600, करेक्ट है कि नहीं? तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना मेरा स्टॉक लेवल नीचे आ गया वो प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2, तो मेरा एवरेज स्टॉक कितना आ गया?
22,600 टन्स। समझे कि नहीं सब लोग? ये मेरा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। 7,600 क्या है सर? मैंने ऑर्डर देने के बाद मेरा स्टॉक लेवल नीचे आके उधर तक डीप चला गया, तब मेरे पास कितना स्टॉक आया? 30,000 का। फिर वो इवनली कंज्यूम्ड हो जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया। या ऐसा समझ लो 7,600 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो जैसे ही ऑर्डर किया कितने का स्टॉक आया? 30,000। तब तक क्लोजिंग स्टॉक कितना पहुंच गया था? 7,600। तो 37,600 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? वो कुछ और आता है क्या? नहीं, फिर वो ऐसा नहीं रहेगा। अपना जो स्टॉक लेवल पहुंच चुका है वो 7,600 पहुंच चुका है, और 30,000 जो हम लोग स्टॉक मंगा रहे हैं वो इवनली कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए प्लस 15,000 उसमें ऐड करना पड़ेगा। 15,000 प्लस 7,600 कम्स टू 22,600। ये आपका एवरेज स्टॉक बन गया। तो टोटल अभी के पॉलिसी के मुताबिक हमारे इस एवरेज स्टॉक पे हमको कैरिंग कॉस्ट लगेगा 0.1, और हमारा जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली 100 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट है, और नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ 2 है। तो टोटल कॉस्ट फिलहाल कितना है? 2460, जो कि ऑब्वियसली 1095 से बहुत ज़्यादा है। समझे कि नहीं? करंट पॉलिसी जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम रिकमेंड क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? EOQ पे आना चाहिए। बाय द वे EOQ पे अपन ने रीऑर्डर लेवल भी निकाला है, जो मैंने बोला था आपको बाद में देखेंगे। रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला जाता है EOQ पर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम यूसेज या कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मुझे बोलो आपका मैक्सिमम यूसेज कितना है? मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं दिया है, डायरेक्टली अपने को एवरेज निकालना पड़ेगा। फिर मैक्सिमम भी वही है, मिनिमम भी वही है, एवरेज भी वही है, पकड़ना पड़ेगा। तो आपका 60,000 पूरे साल का कंजम्पशन है, डिवाइडेड बाय 50 करके पर वीक कंजम्पशन आएगा। पर वीक कंजम्पशन आ गया, इनटू लीड टाइम कितना है आपका? 2 वीक्स का लीड टाइम है। तो आपका रीऑर्डर लेवल कितना आएगा? 2400 टन्स रीऑर्डर लेवल है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये है कि उस लेवल पर अगर स्टॉक आता है तो मैंने रीऑर्डर कर देना चाहिए। क्या लॉजिक होता है रीऑर्डर लेवल का? मालूम है ना आपको कि अगर मैंने ऑर्डर कर दिया तो अब 2 वीक लगेंगे मेरे ऑर्डर को मेरे पास पहुंचने के लिए, तब तक मेरा ये स्टॉक जो है 2400 टन का, ये धीरे धीरे कंज्यूम होकर 0 पर आ जाएगा, तब मेरे पास वो स्टॉक आ जाएगा। मतलब मेरा कंपनी कभी स्टॉक आउट नहीं होगा। याद आया कॉस्टिंग का लॉजिक? समझ रहा है क्या? सबको समझ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, मोज़ैक लिमिटेड हैज करंट सेल्स ऑफ 15 lakhs। अंडरलाइन कर लो, करंट सेल्स 15 lakhs पर ईयर। द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 75% ऑफ सेल्स एंड बैड डेट्स लॉसेस आर 1% ऑफ सेल्स। अंडरलाइन कर लो, 75% क्या है? इज इट वेरिएबल कॉस्ट? नो, इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट, बराबर। एंड बैड डेट्स कितने हैं? 1% ऑफ सेल्स है। तो ये बैड डेट्स कब लेते हैं अपन? मालूम है ना, अकाउंट रिसीवेबल में EBIT के बाद लेते हैं। सेल्स से लेकर EBIT तक का पार्ट नॉर्मल रहता है, लिवरेज जैसे। उसके बाद EBIT के बाद कलेक्शन कॉस्ट, बैड डेट्स, ये सब लिया जाता है। द कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्राइजेस 80% वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% विल बी फिक्स कॉस्ट। अब दोस्तों ऊपर जो अपने को 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला है ना, उसका बाइफर्केशन दिया उन्होंने कि उसमें से वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। समझे कि नहीं? While the company's required rate of return is 12%. What is required rate of return called here? आपके अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट फाइनेंस कॉस्ट। तो ये और कुछ नहीं है, ये फाइनेंस कॉस्ट है। मोज़ैक लिमिटेड करंटली अलाउज कस्टमर 30 डेज क्रेडिट। तो ये अभी 30 डेज क्या बन गया? एग्जिस्टिंग पॉलिसी, बट इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग दिस टू 60 डेज क्रेडिट। ये बन गया प्रपोज्ड पॉलिसी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स
It has been estimated that with this change in policy, with this change in policy, will increase sales by 15%. अंडरलाइन कर लो, इंक्रीज सेल्स बाय 15%. और मुझे नए सेल्स बताओ कितने हो जाएंगे. 17,25,000 नए सेल्स हो गए. While the bad debts losses will increase from 1% to 4%. 1% से 4% पर जाएंगे या 1% प्लस 4-5% बन जाएंगे. 4% तक जाएंगे. 1% to 4%. करेक्ट. इंक्रीज बाय 4% नहीं बोला, इंक्रीज टू 4% बोला है. ठीक है. It is not expected that this policy will change. It is not expected that the policy change will result in increase in fixed cost. मतलब fixed cost will remain fixed. वो तो बोलने की जरूरत भी नहीं है. And creditors and stock will remain unchanged. वो भी बोलने की जरूरत नहीं, अपन लेते ही नहीं वैसे भी जब तक दिया नहीं है कुछ. It has been estimated that ये रिपीट हुआ है, ये कट कर दो. ये पैराग्राफ रिपीट हुआ है, ये कट कर दो. Should Mosaic Limited introduce the proposed policy? Should Mosaic Limited introduce the proposed policy? Analyze, assume a 360 days year policy. अब ये देखो, ये ICA का सॉल्यूशन का तरीका है. कुछ भी तरीका है, मतलब अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करने की बात है. अपन इसको ऐसे सॉल्व करते क्या? अपन क्या करेंगे मालूम है आपको? इधर जगह दी है ना, चलो सॉल्व करते. इधर लास्ट पेज पे आ जाओ, वहाँ जगह दी है, या नोटबुक अगर रहेगी सेपरेट तो वहाँ लिख दो. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं अपन. अपना तरीका बहुत सिस्टमेटिक है. अपन बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी. Particulars, existing policy, and बाजू में proposed policy. करेक्ट है दोस्तों? सेल्स सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं आप. हाँ, वैसे जैसे हम लोग क्लास में लिखते हैं. ए विल बी सीरियल नंबर, दैट इज ए विल बी सेल्स. बोलो सेल्स कितने रहेंगे फर्स्ट केस में? प्रपोज्ड पॉलिसी में 25 था क्या वो? 17,25,000. कैसे आया वो? 15% इंक्रीज किया उसको. बी पार्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट विल बी नथिंग बट सेल्स का, मतलब एक काम करो, ए लिखा है ना उधर अपन ने, ए का कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स था? 75% था, और उसका 80% वेरिएबल था. करेक्ट. सेल्स का 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स था, उसमें से 80% वेरिएबल था. 9 लाख फर्स्ट केस का आंसर आता है. सेकंड केस में कितना आता है? 10,35,000. सो गाइज, ये लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा. फर्स्ट केस में कंट्रीब्यूशन आपका 6 लाख आएगा. सेकंड केस में 6,90,000 आ गया. कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट ए माइनस बी बोलेंगे अपन. यस. डी विल बी कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट. जैसे वेरिएबल कॉस्ट निकाला वैसे ही निकालेंगे अपन. सेल्स का 75% का
20% फिक्स कॉस्ट रहेगा ना दोस्तों, समझा है क्या सबको? लब्धि सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा? बाकी सब लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से सॉल्व करो। 2,25,000 एंड ऑफ कोर्स दिस शुड रिमेन सेम। तो एक काम करेंगे, फिर इसको ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, a इंटू 75% इंटू 20%। अगर ऐसा लिखेंगे तो सेकेंड पॉलिसी में भी चेंज हो जाएगा वो, एंड सेम लिखो आगे, एंड कांस्टेंट या सेम लिखो, और फिर यहां पर आ जाएगा 2,25,000 का फिक्स कॉस्ट, करेक्ट? फिर क्या होगा दोस्तों, ई पार्ट में आपको मिल जाएगा EBIT विच विल बी नथिंग बट C माइनस D। निकालो इसका आंसर, 3,75,000, 4,65,000, करेक्ट है ना? अब इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करना है। कलेक्शन है क्या? नहीं। बैड डेट्स है क्या? यस। तो लिखो बैड डेट्स @ 1% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, करेक्ट गाइस? @ 1% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। तो कैलसी लो, 15 lakhs का 1% कम्स टू 15,000 एंड 17,25,000 का 4% 69,000 आता है, करेक्ट? G part will give you net profit which will be nothing but E minus F. कितना? 3,60,000, 3,96,000, करेक्ट? अब इसमें से हम क्या करेंगे? H part will be फाइनेंस कॉस्ट। गाइस फाइनेंस कॉस्ट के लिए अपन लॉजिक क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? B वेरिएबल कॉस्ट प्लस D फिक्स कॉस्ट इनटू कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है? 12%, 12% इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360, करेक्ट है क्या? इंटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं फाइनेंस कॉस्ट, एंड लास्टली मिल जाएगा नेट बेनिफिट। सो फर्स्ट केस में मेरा फाइनेंस कॉस्ट कितना आता है? 11,250। सेकेंड केस में मेरा फाइनेंस कॉस्ट कितना आता है? 25,200 आता है क्या सबका? कैलसी पे निकालो एक बार। तो गाइज आपका नेट बेनिफिट फर्स्ट केस में 3,48,750 आता है, और सेकेंड सिनेरियो में 3,70,800 ये फिगर आता है। आता है क्या? और अगर आ रहा है तो हमको दिख रहा है कि हमारा नेट बेनिफिट प्रपोज्ड पॉलिसी में ज़्यादा है, तो हमने बोलना चाहिए कि प्रपोज्ड पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड एज इट रिजल्ट्स इन हायर नेट बेनिफिट। प्रपोज्ड पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड एज इट रिजल्ट्स इन हायर नेट बेनिफिट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, नेट बेनिफिट का डिफरेंस निकालो। 22,050 का आंसर निकाला इन्होंने, दिख रहा है क्या? हर जगह एग्जिस्टिंग के मुकाबले प्रपोज में कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला, एग्जिस्टिंग के मुकाबले प्रपोज में कितना कॉस्ट ज़्यादा लगा, इनका नेट आंसर निकाला इन्होंने। इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या ज़रूरत है ना? और वो लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स हो रहा है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी, न्यू पॉलिसी में सेविंग हो रहा है 22,000 का, इसलिए न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। अपन क्या बोल रहे हैं
कि एग्जिस्टिंग के मुकाबले प्रपोज्ड में नेट बेनिफिट ज़्यादा है, मतलब ही सेविंग्स हो रहा है ना उतना एक्स्ट्रा। सेविंग्स का नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डालना है, ये यहाँ पे आंसर डन है। सिंस प्रपोज पॉलिसी इज गिविंग हायर नेट बेनिफिट द सेम शुड बी सेलेक्टेड, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो ये देखो इन्होंने भी लिखा है मोज़ैक लिमिटेड शुड इंट्रोड्यूस द प्रपोज्ड पॉलिसी। डन गाइस? लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनर, लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या हमने कैश मैनेजमेंट देखा? यस। कैश बजट देखा? क्या हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखा? यस। ऑपरेटिंग साइकिल का पूरा कंसेप्ट वगैरह देखा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कवर हो गया। क्या हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखा? यस। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट देखा हमने? यस। अभी लास्ट क्वेश्चन ये जो है ये अकाउंट्स पेएबल मैनेजमेंट है। ये क्वेश्चन है ऑन अकाउंट्स पेएबल मैनेजमेंट। डॉल्स कंपनी परचेसेस रॉ मटेरियल ऑन द टर्म्स ऑफ, कैसे पढ़ते हैं इसको दोस्तों? 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 days, अदरवाइज वी हैव टू पे इन 30 days। वी हैव टू पे क्योंकि अपन परचेस कर रहे हैं ना। नॉर्मली अगर ये पॉलिसी अपन देते डेटर्स को तो अपन बोलते हैं डेटर्स विल पे इन 30 days। सो 2% डिस्काउंट अगर हम 10 दिन में पे करते हैं, नहीं तो 30 days में पे कर सकते हैं हम। अ रिव्यू ऑफ द कंपनीज रिकॉर्ड बाय ओनर मिस्टर गौतम रिवील्ड दैट द पेमेंट्स आर यूजुअली मेड 15 days आफ्टर द परचेज आर मेड। मतलब क्या हुआ, ये गौतम जो ओनर है उन्होंने पूरा रिव्यू किया तो उनको समझा कि हर बार हम पेमेंट 15वें दिन पे करते, परचेज के 15वें दिन पे करते। व्हेन आस्क्ड व्हाई द फर्म डिड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट, होना चाहिए द डिस्काउंट, एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट, द अकाउंटेंट मिस्टर रोहित रिप्लाइड दैट it cost only 2% of these funds, whereas the bank loan would cost company 12%. अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट है, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमने और उसने थोड़ा सा लॉजिक है, फर्क है। वो क्या बोल रहा है समझा क्या? 15वें दिन पे हम इसलिए पेमेंट करते हैं बिकॉज अगर हम 15वें दिन पे पे कर रहे 10वें दिन की जगह तो हमें कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 2% डिस्काउंट छूट रहा है, मतलब 2% एक्स्ट्रा लग रहा है। बैंक से पैसा लिया तो बैंक 12% से दे रही है, तो मैंने सोचा, मतलब अकाउंटेंट बोल रहा है मैंने सोचा 2% छूट जाने दो। क्या ये लॉजिक सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भाई ये 2% एनुअल कॉस्ट नहीं है, जबकि 12% एनुअल कॉस्ट है। समझे कि नहीं? अब ये बोल रहे एनालाइज व्हाट मिस्टेक इज रोहित मेकिंग। तो रोहित मिस्टेक क्या कर रहा है पहले वो बताओ। अब जरा 2 मिनट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये जो डिस्काउंट तुम छोड़ रहे हो 10वें दिन की जगह 15वें दिन पे पैसा देकर डिस्काउंट तुम छोड़ रहे हो, इसका एनुअलाइज कॉस्ट निकालो, इसका एनुअलाइज कॉस्ट निकालो और रोहित को बताओ कि भाई वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गाइज देखिए, सपोज परचेसेस 100 रुपए थे, अगर 10वें दिन पे पेमेंट करते तो 2% डिस्काउंट मिलता, तो मतलब 10वें दिन पे कितना पैसा देना पड़ता? 98 रुपीज़ मिलता, मतलब देना पड़ता। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? 15वें दिन पैसा दे रहे हैं, तो कहने से 98 रुपीज़ यूज़ करने मिल रहा है। पेमेंट नहीं दे रहे 10वें दिन, मतलब 98 रुपीज़ यूज़ करने मिल रहा है, मगर फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है? 2 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है उसका। तो अपन बोलेंगे 2 रुपये का कॉस्ट फॉर यूजिंग 98 रुपीज़ इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज कॉस्ट है ये। और ये कॉस्ट कितने दिन का है? सिर्फ 5 दिन का है। तो 365 डेज का कितना कॉस्ट है वो निकालना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं? 2 रुपये के कॉस्ट पे 98 रुपीज़ यूज़ करने मिल रहा है, मगर केवल 5 दिन का कॉस्ट है ये। ऐसा 365 डेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 148 पॉइंट, मतलब 149%। मतलब समझा क्या? साल भर रोहित 10वें दिन की जगह 15वें दिन पैसा दे रहा था, तो वो जो डिस्काउंट छोड़ रहा था ना 5 दिन लेट देने की, उसका कॉस्ट है ये। बैंक अपने को 12% पे देने को तैयार है।
अपन कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं? 150% अप्रॉक्स। क्या मिस्टेक कर रहा है, ब्लंडर समझा क्या? यस, लिखिए वहाँ पर, सॉरी आंसर देखिए, लिखिए नहीं, आंसर देखिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, 2 रुपीज़ का कॉस्ट 98 रुपीज़ यूज़ करने मिल रहा है, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज कॉस्ट रहेगा। वो परसेंटेज कॉस्ट कितने दिन का है? 5 डेज का है, तो डिवाइड बाय 5 डेज करेंगे तो पर डे कॉस्ट आएगा, इंटू 365 डेज करेंगे तो ईयरली कॉस्ट आ जाएगा, तो विच कम्स टू 149% का कॉस्ट। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आप ऐसा बाजू में लिख सकते हो, 2 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 98 रुपीज़ इंटू 100, दिस कॉस्ट इज फॉर 5 डेज, तो 365 डेज का कितना? इट कम्स टू 149। जो डिस्काउंट फॉरगो किया जा रहा है उसका एनुअल कॉस्ट 149% है दोस्तों। डन, समझे? अब सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं इफ फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम बैंक, मतलब ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है बैंक के पास से बोरो करने का, तो फिर तो डिस्काउंट छोड़ना ही पड़ेगा अपने को। तो ये बोल रहे हैं एंड वॉज फोर्स टू रिसोर्ट टू यूज द ट्रेड क्रेडिट, मतलब डिस्काउंट मत लो, ट्रेड क्रेडिट यूज करो, पूरे मतलब क्रेडिट यूज करो, ऐसा बोल रहे हो। तो व्हाट सजेशन माइट बी मेड टू रोहित व्हाट वुड दैट वुड रिड्यूस द एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अगर आपको बैंक लोन अवेलेबल नहीं है, आपको क्रेडिट यूज करना ही पड़ेगा, तो आप वो जो अकाउंटेंट है आपका रोहित, उसको क्या समझाओगे? भाई तू 15वें दिन मत दे, तू 15वें दिन दे के क्या कर लिया? वैसे भी डिस्काउंट तो छूट ही गया था 10वें दिन के बाद, तो तू क्या कर, 30 डे को पे कर, 38 डे को पे कर, उससे अपना इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा। वो जो 15 दिन पहले पेमेंट जा रहा है वो कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह से यूज हो रहा होगा ना पैसा, तो वो जल्दी नहीं जाएगा एटलीस्ट। तो आपको सजेशन क्या देना है, 15वें दिन पैसा नहीं देते हुए फुल क्रेडिट यूज करो और 30वें दिन पैसा दो। नीचे वही लिखा है, डोंट वरी, करेक्ट। लास्ट लाइन पढ़ लो, पेमेंट शुड बी मेड इन 30 डेज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कॉस्ट, यूटिलाइज मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड एज पॉसिबल। समझ गए? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क के लिए आएगा, 4 से 5 मार्क का आएगा क्वेश्चन ये। सो क्या तो किया अपन ने इसमें, जो 5 दिन के कॉस्ट था उसको एनालाइज करके उनको बता दिया कि एनालाइज कॉस्ट कितना बड़ा है, बोरोइंग कॉस्ट कितना कम है, भाई तू बोरो करके इसको पे कर, ऐसे डिस्काउंट मत छोड़ो। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला अगर बोरिंग अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करे, तो 15वें दिन पे पेमेंट मत कर, कम से कम 30वें दिन पे कर। अंडरस्टूड? मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल बोलते इसको, समझ गए? सो हियर इट्स 12, यस एग्जैक्ट टाइम हो गया हमारा 2 घंटे का, और हमने सभी क्वेश्चनियर के बुक को कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट बुक इज सॉल्व बाय अस, सो वी कैन से दैट यस दिस सेशन इज ओवर, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो अलग अलग क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो इनसाइट आपको मिल रहा है, इससे ओवरऑल पर्पस यही था कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो एग्जाम में, आपको उस क्वेश्चन की तरफ का अप्रोच समझना चाहिए। ठीक है, शैल वी स्टॉप हियर गाइस? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।